आपल्या उद्योग व्यवसायामधील सर्वात महत्वाचा टप्पा म्हणजे मार्केटिंग. तर मार्केटिंग ही एक व्यवस्था आहे. मार्केटिंग म्हणजे वस्तू विक्री करणे हे नव्हे. तर त्याच्यामध्ये आपण जर विचार करत असू तर या प्रक्रियेमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींना महत्व दिलं जातं. तर वेगवेगळ्या घटकांचा त्याच्यामध्ये विचार केला जातो आणि त्या विचार करून त्याचं व्यवस्थितरित्या प्लॅनिंग केलं जातं, नियोजन केलं जातं. तर बिझनेस ही एक कल्पना आहे, परंतु ती वस्तूच्या किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला खऱ्या अर्थानं मार्केटिंग म्हटलं जातं. तर हे मार्केटिंग करत असताना याच्यामध्ये 4 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत, की आपलं प्रोडक्शन, आपलं जे काही उत्पादन आहे, त्याची जी काही किंमत आहे, त्याचे जे काही आपण प्रमोशन करतो, जाहिरात करतो आणि ते कोणत्या ठिकाणावरून आपण कशा पद्धतीने त्या ग्राहकापर्यंत पोहोचवतो, या 4 घटकांना अतिशय महत्व दिलं जातं. जर आपण या 4 घटकांचं व्यवस्थितरित्या नियोजन केलं, तर निश्चित आपण आपलं जे काही आपण उत्पादन घेतोय, तो आपण व्यवस्थितरित्या त्याचं विक्री व्यवस्था करू शकतो. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, की मार्केटिंग ही एक प्रक्रिया आहे, की जिला जेवढं महत्व उत्पादन तयार करण्यामध्ये जातं, तेवढंच महत्व आपल्याला ते विक्री व्यवस्थेवरती भर द्यायचा असतो आणि ते जर आपण विक्री व्यवस्थेत तेवढाच भर दिला, त्याचं व्यवस्थितरित्या नियोजन केलं, तर आपण व्यवसायामध्ये निश्चित यशस्वी होऊ शकतो. तर तेच आपण आता पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहणार आहोत, की बाबा हे प्रमोशन करत असताना ह्याचे जे काही डिसिजन मेकर आहेत, म्हणजे नक्की नेमकं हा खरेदी करणारा जो काही व्यक्ती असतो, त्याला भाग पाडणारा किंवा प्रभावित करणारा घटक कोणकोणते आहेत? तर ते फार महत्वाचे आहेत. म्हणजे आपण जर पाहिलं एखादा ग्राहक जर असेल, तर तुम्ही एक उद्योजक म्हणून त्याच्याकडे कसं पाहिलं तर त्या ग्राहकाची जी काही गरज आहे, त्याची जी काही वस्तू आहे, त्या वस्तूला त्याला त्याच्यामध्ये असणारा त्याची जी काही आवड आहे, त्या आवडीनुसार त्याचा रंग, त्या वस्तूचा चव, त्याची पॅकिंग, या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपल्याला त्या ग्राहकाची जी काही गरज आहे, ती जर भागवली गेली, तर निश्चित आपण यशस्वी होतो, की त्या व्यक्तीपर्यंत ती वस्तू पोहोचवण्यासाठी. तर त्यासोबतच मी जसं म्हटलं, की त्या माणसाला प्रभावित करणारं कोण आहे? म्हणजे एक तर आपण पैसा आहे, की त्याच्यामुळे आपण त्याला प्रभावित करू शकतो. दुसरी गोष्ट, की वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी आहेत, म्हणजे WhatsApp असेल किंवा इतर गोष्टींच्या माध्यमातून त्यांच्या नजरेसमोर आपण पाहतो, की एखाद्या गोष्टीची जाहिरात नेहमी आपण टीव्हीवरती पाहतो किंवा रेडिओवरती ऐकत असतो, की जी आपल्याला माहिती असते, तरी सुद्धा ती वारंवार आपल्या डोळ्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमातून केला जातो. तर तशा पद्धतीने सुद्धा आपल्याला ग्राहकापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, की कन्सल्टंट म्हणजे जो काही आपला सल्लागार असतो, म्हणजे आपली वस्तू सुद्धा विकणारा मध्यस्थी एखादा प्रयत्न करत असतो. तर त्याबद्दल आपण आज माहिती घेणार आहोत किंवा तशा पद्धतीचं सुद्धा आपल्याला मार्केटिंग करणं गरजेचं आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर एखादी लहान व्यक्ती, लहान मुलगा आहे आणि त्याला एखादी वस्तू खरेदी करायची आहे. परंतु तो निर्णय घेतो की नाही घेत. तो निर्णय कोण घेत असतो? त्याला गोष्टी खरेदी करण्यासाठी ज्याला त्याची काही मान्यता लागते, ते त्याचे वडील, आई किंवा शिक्षक. तर हे त्या ठिकाणी त्याचे प्रभाव पाडणारा ती व्यक्ती असते, की त्या मुलाला खरेदी करण्यासाठी जी काही मान्यता लागते किंवा त्याला जे काही मार्गदर्शन लागतं, तर ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण हे करतात. म्हणजे सांगायचं झालं तर थोडक्यामध्ये एखादी वस्तू विक्री करत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींचा आधार सुद्धा त्या ठिकाणी घ्यावा लागतो. म्हणजे आपल्याकडे जर एखादी आता प्रमोद मानसरे सर सांगतील, की आपल्याला प्रभावित करणारे घटक कोण-कोण असतील, तर मी लहान मुलाच्या बाबतीत सांगितलं, की त्याचे आई-वडील असतील, शिक्षक असतील, दुकानदार असेल. दुकानदार का प्रभाव पाडेल एखादी वस्तू विक्री विक्री करायसाठी? एकतर त्याला त्याच्यामधनं मार्जिन मिळत असेल किंवा त्या गोष्टी त्याला पटल्या असतील, की ही वस्तू ग्राहकापर्यंत पोहोचली, तर निश्चित त्याचा उपयोग त्या ग्राहकाला चांगला होईल. त्यासोबतच मित्र असतील, त्यासोबत तुमचा जनसंपर्क कसा आहे, तर तो सुद्धा एक वस्तू विक्री करण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम म्हणून ठरू शकतं. त्यासोबतच आपण जाहिराती कशा पद्धतीनं करतो? आपण जाहिराती Facebookच्या माध्यमातून करतोय का? WhatsAppच्या माध्यमातून करतोय का? वेगवेगळे पॉम्पलेट छापून आपण जाहिराती करतोय का? त्यासोबतच काही आपले वस्तू असतात, की डॉक्टर असतील, काही इतर आपले मित्रमंडळी असतील. तर हे वेगवेगळ्या प्रभाव पाडणाऱ्या व्यक्तींचा आपल्याला त्याच्यामध्ये विचार करायचा आहे. तर मी थोडक्यामध्ये एक सर्जिन सरांनी एक पाठीमागच्या स्लाइडमध्ये सांगितलं होतं, पाठीमागच्या प्रेझेंटेशनमध्ये, की वस्तू चांगली असून सुद्धा फायदा नाहीये जर ती चांगल्या रीतीनं मार्केटमध्ये आणली नाही तर. म्हणजे त्यांनी कॅडबरीचं डेअरी मिल्कचं उदाहरण सांगितलं होतं आणि त्यासोबतच एका दुसऱ्याही कॅडबरीचं सांगितलं होतं. तर त्याच्यामध्ये त्यांची जी काही मार्केटिंगची जी काही पद्धत होती,
ती चुकीची होती आणि ती एकदम फ्लॉप होती. वस्तू चांगली असून सुद्धा ती मार्केटमध्ये त्यांना पोहोचवण्यामध्ये अपयश आलं. तसं दुसरं एक भाग सांगायचं म्हटलं तर एक निरमा पावडरचं मी उदाहरण तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगू शकेल की निरमा पावडर ज्यावेळी मार्केटमध्ये आणली. Excuse me, sir. Sorry to interrupt you, but please Hindi. I can't understand Marathi. सॉरी. तो जो हम ये जो हम देख रहे हैं कि हम जो चीज हम बेच रहे हैं तो उसके ऊपर प्रभाव पाड़ने वाले कौन से लोग हैं, जिसमें आते हैं कि हम जिससे बेच रहे हैं वो एक ग्राहक होता है, उनको हम अच्छी तरह ठीक तरीके से उसको उस चीज के बारे में उसको जानकारी दे सकते हैं। उसी के साथ साथ हम जो भी चीज बेचने जा रहे हैं उसको और कौन से लोग हैं जो उसको प्रभावित करके ग्राहक को उनको जो चीज चाहिए वो उनसे ठीक से उसको जानकारी देके बेच सकते हैं। तो उसमें होता है कि जो शॉपकीपर होता है वो भी ग्राहक को ठीक तरीके से बता सकता है कि इस चीज आप खरीद सकते हो तो ये आपको फायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ हमारे दोस्त लोग होते हैं कि ये चीज खरीद लो, आपको ये मुनाफा हो, इसमें इसके साथ साथ ये प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इन्फ्लुएंसर है कि जो प्रभाव डालने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो घटक होते हैं, तो इनमें कौन कौन आते हैं, आप कैसे एडवर्टाइज करते हैं, आप उसके लिए कुछ डॉक्टर लोग होते हैं, तो इन सारे चीजों का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारी जो भी कुछ चीज है वो बेचने के लिए। तो मैं एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर हमारे घर का छोटा बच्चा कोई चीज लेना चाहता है दुकान से या शॉप से, तो वो जब लेते वक्त उसको वो डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं ये वो ले सकता है जल्दी से, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर होते हैं, वो उसको ठीक तरीके से गाइडेंस करते हैं कि भाई ये चीज मत ले लो, आप वो चीज खरीद लो। तो उसका डिसीजन मेकर कौन होता है, अलग होता है। तो उन टीचर और पेरेंट्स को हमको प्रभावित करना पड़ता है कि ये मेरी चीज आप खरीद ले लो। तो इसके बारे में हम आज जानकारी तो ये महत्वपूर्ण घटक है कि हम हमारी चीज बेचते वक्त प्रभावित किसको करें। तो आज हम हमारे साथ प्रमोद पानसरे सर है, तो उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि वो किस किस तरीके से इस लाइन में काम करते हैं। तो मैं सचिन सर से बात करता हूँ कि आप आगे की तो गणेश सर ने आज के स्टार्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई है, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। एक की मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मतलब हमें लगता है कि सेल करना मतलब मार्केटिंग, बेचना मतलब मार्केटिंग, तो ऐसा नहीं है। मार्केटिंग मतलब ये चार चीजें बहुत अहम होती है, जिसमें प्रोडक्ट उन्होंने बताया, प्राइस उन्होंने बताया, प्रमोशन उन्होंने बताया और प्लेस उन्होंने बताया। तो प्रोडक्ट के बारे में तो हमने अभी आगे के पिछले वाले सारे सेशंस में हमने जाना है। आगे हम प्राइस के बारे में भी जानेंगे, राइट। आज हम जानने वाले हैं प्रमोशन के बारे में और प्लेस के बारे में। प्लेस में आता है कि आपका मार्केटिंग चैनल क्या होना चाहिए। तो और दूसरी बात उन्होंने जो बताई कि एंड यूजर मतलब जो उसको खाता है फूड के बारे में, और इन्फ्लुएंस मतलब जो डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। खाने वाला ही हमेशा इन्फ्लुएंसर हो जरूरत नहीं है, इन्फ्लुएंसर एक अच्छा अहम रोल प्ले करता है कोई भी चीज खरीदने में। तो इन्फ्लुएंसर कोई कौन है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा हमारा प्रमोशन या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन करते वक्त। तो अभी आगे जाएंगे। तो आज हमारे साथ प्रमोद पानसरे सर है, जो श्रीनाथ फूड और अभी वरद फूड करके उनका अगला इनिशिएटिव लॉन्च होने जा रहा है। तो प्रमोद सर से मैं पूछना चाहूंगा, प्रमोद सर वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। तो क्या आप मतलब आपने किस तरह से बिजनेस शुरू किया, आपकी आप कुछ स्टोरी बताना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए सचिन सर, कैसा है कि मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन जो है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कंप्लीट होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ शुरू करना है खुद का। तो उसके बारे में क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में कुछ सर्च करने के लिए, कुछ ट्रायल्स लेने के लिए फिर मैं विज्ञानाश्रम मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे कुछ ट्रायल लेने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हेलो, आपका आवाज आ रहा है सर।
आ रहा है, ठीक है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में मैं डिहाइड्रेशन का वगैरह बिजनेस चालू कर सकता हूँ। तो शुरुआती दौर में कुछ ट्रायल लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि जो मार्केट में नहीं है या मार्केट में नया है। तो कुछ ट्रायल लेने के बाद सबसे पहले हमें इंस्टेंट पूरन मिक्स की एक रेसिपी मिल गई। मतलब एक प्रोडक्ट हमने फॉर्मुलेट कर दिया, इंस्टेंट पूरन मिक्स। ये क्या है, वो मतलब कुछ थोड़ा बताएंगे ज्यादा कि मतलब इंस्टेंट पूरन मिक्स मतलब क्या है? हाँ, इंस्टेंट पूरन मिक्स एक ये प्रोडक्ट जो है ड्राई पाउडर है बेसिकली। जैसे हम पूरन पोली बनाते हैं तो पूरन पोली में जो अंदर का स्टफ रहता है तो उसको हम पूरन कहते हैं, बराबर है। ओके। तो हाँ हाँ। पूरन बनाना जो है आज के रेट में बहुत सारे लोग, ये तो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश है, लेकिन बहुत सारे जो यंग जनरेशन की लेडीज है या लड़कियां हैं उनको ये पूरन बनाना आता नहीं या बहुत ही मेहनत का काम होता है, मतलब पूरन पोली बनाने के लिए। तो हाँ। इस प्रोडक्ट में क्या है, सब कुछ रेडी है, आपको खाली उसमें दूध या पानी डालना है और जैसे हम लड्डू बनाते हैं उस तरीके से इसके लड्डू बनाने हैं। तो आपका पूरन जो अंदर का स्टफ है वो रेडी हो जाता है। फिर आप जैसे चपाती बनाते हो उसी तरह वो चपाती के आटे में स्टफ को डालने का और फिर बेल के उसको रोस्ट करने का तो आपकी पूरन पोली जो है वो रेडी हो जाती है। तो ओके आपको सर। बाकी की जो तकलीफ है ना, जैसे कि दाल को कुक करना, उसमें जैगरी को ऐड करना, बाकी सब कुछ प्रोसेस करना, ये इसमें कुछ नहीं, मतलब पूरा झंझट इसमें खत्म हो गया है। ओके ग्रेट। तो ये प्रोडक्ट हमने पहले चालू कर दिया, उसके कुछ ऑर्डर्स भी आए, लेकिन ये सारा काम जो है ना सीजनल आइटम की तरह हमारा चल रहा था। मतलब पूरन पोली हमारी ट्रेडिशनल डिश होने के बावजूद हम लोग नॉर्मली कोई त्योहार होता है तभी हम खा लेते हैं घर में या बना लेते हैं, तो उसी के लेवल पे ऑर्डर आते थे। जैसे दिवाली में आते थे, गणपति में आते थे, या होली है, ऐसे सीजन में आते थे। तो हमने क्या किया फिर, इसके लिए जो मुझे इन्वेस्ट डिहाइड्रेशन का यूनिट चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, वो तो हमने सेट कर लिया। लेकिन ये पूरा साल भर नहीं चलता था काम हमारा, जब ऑर्डर आती थी तभी चलाना पड़ता था। तो उसके बाद हमने जो है कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ओर मैं गया। तो फिर मेरे पास मोरिंगा लीव्स पाउडर और व्हीट ग्रास पाउडर, ये दो प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो मोरिंगा मतलब सहजन या जो शेवगा है इसके पत्तों की पाउडर होती है, और व्हीट ग्रास मतलब गेहूं के जो ज्वार होते हैं उसको सुखा के उसकी पाउडर बनाई होती है। तो ये दोनों भी नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तौर पे लोग इसको कंज्यूम करते हैं। मतलब रिकमेंडेड भी किया जाता है और बहुत सारे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट होने के बाद थोड़ी सी प्रोडक्ट रेंज आ गई, लेकिन फिर इसमें भी दिक्कत ये आने लगी कि लोग ये प्रोडक्ट का डिब्बा तो लेके जाने लगे, लेकिन इसका कंजप्शन पैटर्न जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। मतलब लोग क्या करते हैं, पाउडर खाने का कंजप्शन पैटर्न हमारे पास नहीं है। तो लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट तो लेके जाते थे लेकिन उनका रिपीट ऑर्डर नहीं आती थी या उनका डिब्बा खत्म ही नहीं होता था। तो फिर ये सब प्रॉब्लम जो है ये 3-4 साल फेस करने के बाद जब फिर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमको ये तो प्रोडक्ट हमारे चल ही रहे, पूरन मिक्स है या मोरिंगा व्हीटग्रास जो है वो तो चलेंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन हमें एक चीज ऐसी चाहिए कि जो फास्ट मूविंग चाहिए। फास्ट मूविंग मतलब जो लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं या जिस फैक्ट्री में ये सारे मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ वो मेरी कम से कम एक शिफ्ट में चलनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने खाकरा जो है, खाकरे का प्रोडक्ट जो है वो चालू कर दिया। और जैसे मोरिंगा पाउडर का हमें प्रॉब्लम आता था कि वो लोगों का कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी नॉर्मल चिक्की रहती है उसमें इसको इनरिच किया या फोर्टिफाई करके मोरिंगा मिक्स नट बार है एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये दोनों तीनों चारों प्रोडक्ट से क्या हो गया, फिर पूरन जो था पूरन हमने रीब्रांडिंग के लिए दे दिया कि उसका मार्केटिंग अभी हम नहीं करते, हम खाली उसको बना के उन लोगों को देते हैं। बाकी के सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग हम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन भी हम करते हैं, सेल भी हम लोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो चलने लगा, और जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है उससे हम लोग बेसिक मतलब जो फिक्स कॉस्ट होती है या रेगुलर ऑन प्रोसेस कॉस्ट होती है उसको निकाल देते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है जैसे मोरिंगा है, व्हीटग्रास है, इससे हम प्रॉफिटेबल
और हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से अभी हमारा स्टेटस है कि ये चारों प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट जो है इसके सहारे हम अभी काम कर रहे हैं, मतलब चालू है हमारा काम। ओके ग्रेट। तो हम अभी मतलब प्रमोद सर इस सेशन में हम लोगों को बोल भी रहे हैं कि अभी मार्केट की ज़रूरत हमें हमेशा आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उस तरह से हम कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आना पड़ेगा. तो इनोव्हेशन हमने हमेशा करणं ही पडेगा. अ, तो याच्यामध्ये यांनी जे एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली ना, की म्हणजे पुरण मिक्स सारखा एक चांगला प्रॉडक्ट त्यांना स्टार्टिंगला मिळाला होता. पूरन मिक्स जैसा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट उनको पहले मिला ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने 3-4 प्रोडक्ट और बनाए, क्योंकि उनको लगा कि एक प्रोडक्ट से पूरा नहीं होने वाला है. मेरे लोग बिझी नहीं रहेंगे. एक शिप में कम से कम कंपनी रन होनी चाहिए. आणि मग त्यासाठी त्यांनी बाकी पण प्रॉडक्ट घेतले आणि मार्केटची गरज ओळखत मग ते एक-एक प्रोडक्ट करायला लागले. जसं त्यांनी हे एक सांगितलं, की ये जो पाउडर फॉर्म में मोरिंगा का पाउडर है या व्हीट ग्रास का पाउडर है, लोग खाते नहीं है. तो ही कम अप विथ एन इनोव्हेशन ऑफ मोरिंगा चिक्की. म्हणजे मोरिंगाची चिक्की मग त्यांनी आणली, जेणेकरून चिक्की जास्त खातील, मग पावडर पण खाऊ शकतील आणि हेल्थसाठी पण ते चांगलं आहे. तर असे इनोव्हेशन्स आपल्याला नेहमी करत राहायला लागेल आणि हळू-हळू आपल्याला पुढे जायला लागेल. करेक्ट. आता प्रमोद सरांची आपण थोडक्यात माहिती घेतलेली आहे. आता गणेश सर आपल्याला परत सांगतील, की साधारणतः मग मार्केटिंग कसं होतं? मार्केटिंगचे हे महत्त्वाचे चॅनल्स कसे आहेत? गणेश वेंगळे सर. हाँ, तो प्रमोद सर ने जैसे बताया कि उन्होंने बिजनेस कैसे चालू कर दिया और उनका मार्केट अभी कैसा रहा. तो हम जो भी कुछ चीज बना रहे हैं, तो मार्केट में कैसे ला रहे हैं, तो उसका कुछ 4 चैनल होते हैं. तो एक तो बात होती है कि एक हम डायरेक्ट सीधा तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद सीधा हम ग्राहक तक पहुंचाते हैं. तो ये डायरेक्ट डील हो गई हम निर्माता से ग्राहक, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर. दूसरा होता है कि ये 4 चैनल में से दूसरी चैनल ये होती है कि हम सीधा तैयार करते हैं और जो किरकोळ विक्रेता होता है, रिटेलर होता है, उसके माध्यम से हम ग्राहक तक हमारी चीज बेच सकते हैं. तीसरा जो होता है, ये डिपेंड होता है कि आपका प्रोडक्शन कितना होता है. जब आपका प्रोडक्शन थोड़ा होता है, तो आप सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा सकते हैं. आपका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ गया है, तो आप प्रोड्यूसर से, रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं. लेकिन आपका प्रोडक्शन यूनिट बहुत बड़ा हो गया है, आपका ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको होलसेलर से को बीच में लेना पड़ता है और वो रिटेलर के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचता है. और जो चौथा जो चैनल होता है, ये भी बहुत ही अच्छा होता है कि हमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं होता है. हमें सिर्फ तैयार करना होता है और हमारा जो भी कुछ मटेरियल है, वो मटेरियल को दूसरा कोई आदमी खुद का नाम देके वो रिपैकिंग करता है, उसका खुद का लेबलिंग करता है और उसके नाम से वो मार्केट में अपना जो भी कुछ अपने बनाया हुआ चीज है, वो मार्केट में लाता है. तो मैंने जैसे बताया कि हमारा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कौन से चैनल का इस्तेमाल करते हैं. जब हम शुरुआत करते हैं, तो सीधा प्रोड्यूसर से हम कंज्यूमर तक ऐसा ये चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ हमें जो चौथा वाला चैनल है, सीधा प्रोड्यूसर से रिपैकर जो होता है, जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं होता है, उसके इन दोनों चैनल का हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम ठीक तरीके से मार्केट पकड़ सकते हैं. तो प्रमोद ने चैनल का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में हम अभी जानते हैं. करेक्ट गणेश सर. तो अभी मतलब मार्केटिंग के जो 4 पीस है, उसमें से जो 4th वाला था प्लेस, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखेंगे, मार्केटिंग किस तरह से होती है, आपका प्रोडक्ट किस तरह से जाता है कस्टमर तक, वो हम देखते हैं. तो मैं अभी प्रमोद सर के पास आना चाहूंगा कि प्रमोद सर अभी आप के जो प्रोडक्ट्स है, आप कौन सा मार्केटिंग चैनल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए कैसा होता है कि मार्केटिंग चैनल जो है ना, वो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट या सिचुएशन के तौर पे हमें डिसाइड करने पड़ते हैं. जैसे अभी देखो कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे अभी यहाँ पे मोरिंगा मिक्स नट बार है, तो हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है मोरिंगा मिक्स नट बार. तो ये हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को ही आज के डेट में हम बेच रहे हैं. मतलब जैसे ऑन स्टोर एक्टिविटी होती है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रहता है, उसके उसके तहत हम इसको बेच रहे हैं. मतलब प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ये डायरेक्ट जा रहा है प्रोडक्ट.
तो जितनी ऑर्डर आती है उसके हिसाब से हम बनाते हैं और तुरंत 1-2 दिन में डिलीवर कर देते हैं। जो दूसरा प्रोडक्ट है ना, जैसे हमारा मोरिंगा पाउडर है या वीटग्रास पाउडर है, इस चीज में क्या होता है, इसमें इन्फ्लुएंसर होता है। मतलब ये मोरिंगा पाउडर या वीटग्रास पाउडर वैसे तो कोई भी कंज्यूम कर सकता है, लेकिन हमारी जो टेंडेंसी है इंडियन कंज्यूमर की या हमारे कंज्यूमर की, वो ऐसा है कि इसको वो दवा की तरह मानते हैं। तो जब कोई डॉक्टर या कोई उनका आयुर्वेदिक जो होता है, कंसल्टेंट होता है या कोई डाइटिशियन होता है, वो यदि बता देता है तभी कंज्यूमर उसको खरीद लेता है। या कंज्यूमर ये भी कहता है कि मैं मेरे फैमिली डॉक्टर से या मेरे कंसल्टेंट डाइटिशियन से पूछ के ये प्रोडक्ट खाना है या नहीं खाना, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को सीधा इनके पास ही देते हैं, मतलब जो डाइटिशियंस है या जो मेडिकल स्टोर्स है या आयुर्वेदिक के जो स्टोर्स हैं उनके पास देते हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन पे ये कंज्यूमर तक जाता है। तो इसमें प्रोड्यूसर रिटेलर के पास प्रोडक्ट रखता है और फिर रिटेलर से कंज्यूमर लेके जाता है। तो अगली स्लाइड में ये 2 चैनल इस प्रोडक्ट में हम यूज कर ले। अगली स्लाइड में हम देखें तो मैं इसमें बस एक प्रमोद सर थोडा ऍड कर देतो बीच में. हा याच्यामध्ये आपण एक स्टार्टिंगला गणेश सरांनी सांगितलं होतं की इन्फ्लुएन्सरचा रोल फार महत्वाचा है. हो ये इन्फ्लुएंसर कहाँ कहाँ पे आ जाता है. तो अभी इस स्लाइड पे अभी प्रमोद सर ने बता दिया कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जैसे कि इनका व्हीट ग्रास या लेमन ग्रास का पाउडर था. तो इसमें डॉक्टर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कि अगर डॉक्टर इन्फ्लुएंसर बनेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि आप ये खाओ तो आपकी ये बीमारी दूर होगी या आप इस तरह से तंदुरुस्त हो सकते हो, तो कस्टमर बिल्कुल लेगा. तो इस तरह से अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग पर्सन्स होते हैं, पार्टीज होती है जो अलग अलग जगह पे इन्फ्लुएन्स करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट सेल होता है. तर याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला लागेल की तुमच्या प्रोडक्टमध्ये कोणी इन्फ्लुएन्सर असणार आहे का कंझ्युमर पर्यंत पोहोचताना, आणि मग त्याच्याशी पण कसं कम्युनिकेट करता येईल, तुमची स्ट्रॅटेजी मग तुम्हाला ठरवता येणं शक्य होईल. हा प्रमोद सर, आता पुढच्या 2 चॅनल विषयी कसं सांगाल, मग ते वापरताय का तुम्ही आणि कसं? हो तर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो ये उपवास मतलब खाकरे का हमने जो चालू किया है, खाकरा तो हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के इसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन खाकरे का कैसा है, प्रोडक्शन क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो हम लोग एक एक पैकेट इसके ऊपर एक एक पैकेट नहीं बेच सकते डायरेक्ट कंज्यूमर को या उसके दौर पे। तो हम लोग इसमें क्या है, हम लोग होलसेलर्स अपॉइंट करना अभी हम लोगों ने चालू कर लिया है। और होलसेलर जाता है रिटेलर के पास रखता है और फिर रिटेलर से कंज्यूमर लेता है। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर, जो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरा रिलेशनशिप होलसेलर से है, ना कि रिटेलर से या कंज्यूमर से है। तो जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब हम लोग जो है होलसेलर को देते हैं, और होलसेलर जो है समझो कि अभी पूरा पुणे सिटी के लिए, पुणे और पिंपरी चिंचवड के लिए हम लोगों ने अभी एक होलसेलर को अपॉइंट कर लिया है खाकरे के लिए। तो वो पुणे और पिंपरी चिंचवड का सारा बिजनेस वो देखेगा। उसी तरह से हम मुंबई के लिए एक होलसेलर अपॉइंट करेंगे, ठाणे के लिए करेंगे, नासिक के लिए करेंगे। तो इस तरीके से होलसेलर के माध्यम से हमको एक बल्कनिटी मिलती है, मतलब एक वॉल्यूम बिजनेस का मिलता है मैन्युफैक्चरर के, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो हमारी चले। बाद में जैसे मैंने पूरन का प्रॉब्लम बताया, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मार्केट सीजनल है। तो सीजनल मार्केट होने के कारण क्या होता है कि हमें फिर हम रुक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वर्कर जो आते हैं या हमारा जो रेंट रहता है फैक्ट्री का या बाकी के सारे जो ओवरहेड एक्सपेंसेस रहते हैं वो चालू ही रहते हैं, वो बंद नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको रीपैकर को दे दिया, क्योंकि उसका ब्रांडिंग, सेलिंग सब कुछ वही देख लेते हैं। तो उसके ऊपर हमारा खाली मैन्युफैक्चर बाय हमारा रहता है, या बहुत केसेस में वो लोग नहीं डालते, मार्केटर और मैन्युफैक्चर में उनका ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ वो लोग करते हैं। उसका क्या करने का है आगे वो देखते हैं, हमारा काम है डायरेक्ट यूज में बना के उन लोगों को देना। तो इसमें जो प्रोड्यूसर है डायरेक्ट रीपैकर को देता है। तो ये लगभग चारों चैनल जो है वो हम लोगों ने यूज किए हैं। वो उसका डिसीजन जो है हम लोगों ने उसके जो आवश्यकता के तौर पे हमने उसका डिसीजन लिया है कि किस प्रोडक्ट को हमारी कैपेसिटी कितनी है बनाने की,
और हमें कौन से कस्टमर को इसको बेचना है, तो उस हिसाब से मार्केटिंग चैनल को डिसाइड करना पड़ता है। सचिन सर। सचिन सर। यस, मेरा माइक बंद हो गया था। तो इस हाँ तरह से आप बाकी लोग भी सोच सकते हो कि मतलब अ, आपके कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें आप प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, और फिर आप रीसेलर को उनके नाम से बेचने के लिए दे सकते हैं। इसलिए आपके पास जो है एक है, सरकार ने खाकर सर, अगर ठीक बोले से आवाज नहीं आ रहा है। सचिन सर, आपको लगता है माइक का आवाज नहीं आ रहा है, बिलकुल आवाज नहीं आ रहा है. माईक कोणाचा चालू आहे तेवढा बंद कराल? येस, आता येईल मे बी. गणेश सर, आता आवाज येतोय? हो, आता येतोय व्यवस्थित. येस. तर मी सांगत होतो की यांनी जो खाकरा नावाचा प्रॉडक्ट आहे, आता पुणे पिंपरी चिंचवडमध्ये एक डिस्ट्रीब्युटर किंवा होलसेलर नेमलेला आहे. जो डिस्ट्रीब्युटरशिप आता मुंबई ठाणे ठिकाणी पण करतोय. तर या प्रकारची स्ट्रॅटेजी तुम्हाला काम करेल मार्केटमध्ये पेनिट्रेट करण्यासाठी, जास्तीत जास्त मार्केटपर्यंत पोहोचायला, जास्तीत जास्त एरियाजमध्ये तुम्हाला तुमचा प्रॉडक्ट पोहोचवायला. याच्यामध्ये मग परत त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मार्जिन कमी असतं, पण तुमचा रिच क्वांटिटी वगैरे जास्त असते आणि त्यातनं फायदा होतो की तुमची फॅक्टरीचं काम एका शिफ्टमध्ये 8-10 तास तुम्ही प्रोडक्शन करू शकता. तर काही प्रोडक्ट सचिन सर, हिंदी. हाँ हाँ, नहीं ठीक है, मी मिक्स करतोय. तर इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से चैनल से मार्केट में जाना चाहेंगे। अभी प्रमोद सर तो ऑल 4 चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका बिजनेस यूनिट भी बिजी रख रहे हैं और कुछ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज भी उनकी अच्छे से आगे जा रही है. तर धन्यवाद प्रमोद सर. आता पुढे जाताना मला प्रमोशन विषयी तुम्हाला सांगायला आवडेल. जसं मी आधी सांगितलं सुरुवातीला की प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस आणि प्रमोशन 4 गोष्टी महत्त्वाच्या. प्रोडक्ट आपण आधी पाहिलं होतं. आता आपण प्लेस बघितलं. प्राइसचं आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहे. पण प्रमोशन आता आपण थोडंसं जाणून घेऊ. तो प्रमोशन म्हणजे काय थोडक्यात? तर प्रमोशन म्हणजे जाहिरात करना. प्रमोशन होता क्या है? तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, खुद का जाहिरात करना है, मतलब प्रमोशन है. तो प्रमोशन मिक्स राइट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए. मिक्स मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीजें आप सही ढंग से डालो तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है. ये मतलब रेसिपी तैयार करने जैसा है. अगर आपको कोई सब्जी भी बनानी है, नमक है या मिर्ची है या बाकी अलग अलग चीजें आप सही मात्रा में डालते हो तो अच्छे से बन जाता है. अकॉर्डिंगली प्रमोशन के जाहिरात करने के अलग अलग टूल्स भी होते हैं. उसका राइट मिक्स आपको रखना पड़ेगा. कोई एक ही लेके आगे नहीं जा सकते. ठीक है, तो इसका राइट मिक्स रखना आपको जरूरी है. तो इसमें क्या क्या है हम एक बार देख लेते हैं. पहला तो है कि पर्सनल सेलिंग. आप खुद या आपका खुद का सेल्समैन होगा और डायरेक्टली जाके लोगों को बेचेगा. अलग अलग जगह पे स्टॉल रख सकता है या डोर टू डोर जा सकता है. ये एक मेथड हो गया प्रमोशन का, जाहिरात करने का और सेल करने का. दूसरा होता है एडवर्टीजमेंट. इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, आप टीवी पे ऐड दे सकते हो या इंटरनेट पे भी, फेसबुक या अलग अलग जगह पे आपकी ऐड हो सकती है. बाद में आप होर्डिंग लगा सकते हो, न्यूज पेपर भी हो सकते हैं, फ्लायर हो सकते हैं. इस तरह से अलग अलग एडवर्टीजमेंट के मीडियाज आप इस्तेमाल कर सकते हो. अगर थर्ड हम देखेंगे सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन मतलब क्या होता है ना कि आपको प्रमोट करना है आपका सेल, इसके लिए आप डिस्काउंट देते हो या ऐसा भी होता है कि सेम प्राइस में आप 2 पैकेट उनको ऑफर कर रहे हो या कुछ कूपन दे रहे हो कि कोई लोग अगर किसी पेट्रोल पंप पे आते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं, तो कूपन देंगे कि 20% डिस्काउंट कूपन है वरद फूड के ऊपर. तो आप कूपन की तरह से भी सेल्स प्रमोशन यहाँ पे कर सकते हो. आपने कुछ जाहिरात ऐसे भी देखी होगी, संतूर के सोप के ऊपर रेनॉल्ड का पेन आता था. तो सेल्स प्रमोशन होता है कि उस हिसाब से लोग आपका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना चाहेंगे. ठीक है. फोर्थ मेथड जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग है. डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या ना कि आप डायरेक्टली कस्टमर को ही बेचते हैं. इसलिए क्या किया जाता है, तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करते हो, टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हो और डायरेक्टली आप कस्टमर तक पहुंचते हो. तो नैपतॉल आपने देखा होगा, अलग अलग चीजें हैं. तो आप डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हो. तो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए आप टीवी एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें फिफ्थ जो कंपोनेंट आता है वो पब्लिक रिलेशन का है. मतलब क्या है ना कि आप लेट्स से कि कोई शिरूर में है. शिरूर एक सेमी अर्बन एरिया है पुणे के नजदीक. तो वहाँ पे अभी नवनाथ या उनके कुछ 4 पार्टनर्स है, उन्होंने कुछ बिजनेस शुरू करना है. तो क्या कर सकते हैं कि नवनाथ फूड्स करके अगर कुछ लॉन्च कर दिया
तो क्या करेंगे वहां पे, अगर कोई अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है, अच्छा सा प्रोग्राम होने वाला है, तो उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेंगे। तो उस प्रोग्राम के पीछे फिर उनका लोगो आएगा, उनकी जाहिरात होगी, उनकी एडवर्टीजमेंट होगी कि उन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो आपकी पब्लिसिटी होने में वो मदद हो सकती है। तो इस तरह से आप इवेंट अलग अलग स्पॉन्सर कर सकते हो, जिससे आपका गुडविल भी अच्छे से तैयार होगा और लोगों को भी पता चलेगा कि नवनाथ फूड करके वहां पे कुछ तो है। तो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट के लिए इसका राइट मिक्स क्या हो सकता है, कौन से 2 3 या 4 कंपोनेंट हो सकते हैं जिससे आप आपका प्रोडक्ट का जाहिरात करना चाहेंगे, एडवर्टीजमेंट करना चाहेंगे। तो ये था प्रमोशन के बारे में। तो अभी मैं आगे आता हूँ प्रमोद सर के पास फिर से। प्रमोद सर, अभी हमने प्रमोशन का थोड़ा सा देखा, तो अभी आपके बिजनेस में आप कौन सा प्रमोशन मिक्स इस्तेमाल करते हैं, या आप किस तरह से करते हैं, आप प्लीज हमें बताइए। प्रमोद सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? प्रमोद सर, शायद आपका माइक म्यूट है। प्रमोद सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गणेश सर, माझा आवाज येतोय? हा, येतोय. ओके, सावंत सर, एकदा प्रमोद सर कनेक्ट आहेत का चेक करता का? हा सर, एक सेकंद. हा. हेलो. हाँ हा, प्रमोद सर, बोला सर. प्रमोद सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हा सचिन, आवाज येतोय का? येस येस, तुमचा येतोय. तर मी आता प्रमोशन किती प्रकारे होऊ शकतं ते सांगितलं. तुमच्यापर्यंत ते पोहोचलं होतं, आवाज पोहोचला होता? हो, आवाज येतोय ना माझा आता? येस, आता येतोय. मी म्हटलं की याच्या आधी मी प्रमोशन कसं कसं केलं जाऊ शकतं त्याच्यावर बोललो होतो, तर तुम्हाला ते ऐकायला आलं हा. होतं? हो, आलं होतं. करेक्ट. तर मला हे विचारायचं की मग तुम्ही कसं प्रमोशन करता, म्हणजे तुम्ही प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीज कशा तुमच्या बिझनेसमध्ये अडॉप्ट केलेल्या आहेत, त्याच्याविषयी थोडंसं आम्हाला सांगाल का? आणि मग कोणतं तुम्हाला चांगलं प्रभावी वाटलं सुरुवातीला, ते पण जर सांगू शकलं तर आम्हाला मदत होईल. हो, तर आता ऍक्च्युली प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीमध्ये ना सर्वच गोष्टी कराव्या लागतात. म्हणजे आत्ताच्या कंडिशनला जर आपण बघितलं तर पहिल्यांदा ना आपल्याला प्रोडक्टची इमेज क्रिएट करावी लागते. म्हणजे इमेज जर क्रिएट करायची असेल मला प्रोडक्टची, तर सध्या सोशल मीडियाचा प्लॅटफॉर्म सगळ्यात चांगला आहे. म्हणजे आपलं फेसबुक किंवा व्हॉट्सअपचा जो ग्रुप असतो किंवा व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून जे डिजिटल हे असतात, डिजिटल पॅम्पलेट्स किंवा डिजिटल ॲडव्हर्टाइजमेंटचे छोटे-छोटे जे पॅम्पलेट्स असतात, ते आपण हे करू शकतो, की ज्याच्यामुळे काय होतं, कदाचित सेल मिळेल नाही मिळेल तो नंतरचा विषय झाला. पण आपली एक इमेज क्रिएट होते. लोकांना हे माहीत होतं, की ह्या व्यक्तीनं हे चालू केलेलं आहे किंवा हा माणूस हे बनवतो. बरोबर. हे पहिली स्टेप तर आपली इमेज, आपल्या प्रोडक्टची किंवा आपली स्वतःची इमेज बिल्डअप करणं. त्यानंतर दुसरी ऍक्टिव्हिटी जी आहे ना, ती ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी असतात किंवा काही एक्झिबिशन्स असतात, फेअर्स असतात, ट्रेड्स फेअर्स असतात, B2B एक्झिबिशन्स असतात किंवा B2C एक्झिबिशन्स असतात. त्याच्यामध्ये ना स्टॉल लावणं, जसं की आम्ही खाकऱ्याच्या बाबतीत किंवा इतर प्रोडक्टच्या बाबतीत आम्ही तशा ऍक्टिव्हिटी केलेल्या आहेत, की एक्झिबिशन्स मध्ये वगैरे स्टॉल लावणं वगैरे. तर त्या ठिकाणी काय होतं, त्या ठिकाणी B2B असेल तर आपल्याला काही मोठे बायर्स मिळू शकतात. B2C असेल तर काय होतं, प्रमोद कस्टमरला माहित असतं. प्रमोद हिंदीमध्ये, प्रमोद हिंदीमध्ये. हाँ हाँ, तो कस्टमर को मालूम होता है उस केस में कि ये प्रोडक्ट तो मैंने देखा है कहीं पे फेसबुक या व्हाट्सएप पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या मैंने सुना है, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे स्टोर पे डायरेक्ट अवेलेबल है. तो कस्टमर क्या करता है, वहां से पिक करता है. एक बार उसको पसंद आ गया उसकी टेस्ट या बाकी की सारी चीजें, तो अल्टीमेटली हमारा कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए बन सकता है. तीसरी चीज जो है ना, बहुत बार प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है. जैसे कि मोरिंगा लूज पाउडर, लोगों को मालूम ही नहीं कि मोरिंगा लूज पाउडर सच में इतनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितना न्यूट्रिशन है, कैसे कंज्यूम करने का.
तो उस केस में क्या करना पड़ता है, उनको पैम्पलेट्स वगैरह बांटना पड़ता है लोगों को। देखो कि भाई प्रोडक्ट मत खरीदो तुम, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है और आपको किस लेवल पे आपको हेल्प करेगा, क्या बेनिफिट्स है, कैसे कंज्यूम करना है, इसके बारे में सब कुछ इस पैम्पलेट में है। आपको जब समय मिलेगा तब पढ़ो, उसके ऊपर सारे डिटेल्स हैं। आपको रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉल करके मंगवा सकते हैं या खरीद सकते हैं, इसी स्टोर्स में अवेलेबल है, यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी की जो चीजें, जैसे कि अभी देखो कि हम लोग के साथ थोड़ा सा फ्लेक्स टाइप का भी, या जैसे अपना लैमिनेटेड जो बड़ा स्टिकर पेपर है उसके ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट करके, जो स्टोर है, स्टोर के बाहर के जो दीवार रहते हैं ना उसके ऊपर लगवा लेते हैं। जैसे हमने पूरन का लगवा लेते हैं या खाकरे का लगवा लेते हैं। तो ओके। उससे क्या हो जाता है कि लोगों को मालूम हो जाता है। या जैसे कि अभी हमने पूरन के लिए एक एक्टिविटी की थी कि जो ऑटो रिक्शा जो पुणे में घूमती है उसके पीछे हमने लगा दिया था वो सारे हमारे बैनर जो है। तो उससे लोगों को मालूम हो जाता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, मतलब अल्टीमेटली। तो करेक्ट। फिर उससे जो एक प्रोडक्ट इमेज या प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मालूम होता है कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, फिर वो स्टोर में यदि देखते हैं तो खरीद सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो प्रमोशन में अभी तो हम लोग 3-4 एक्टिविटी कर रहे हैं ये सारी। बाकी का करेक्ट। बाकी एक चीज जो हम लोग करना अभी शुरू कर ली, एक चीज मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का ना पेनिट्रेशन मार्केट में कितना आप कर रहे हो या उस एरिया में कितना पेनिट्रेशन कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टोर्स में हमारा प्रोडक्ट ज्यादा रख रहे हैं। मतलब ओके। क्या होता है, स्टोर वाला कहता है कि मेरे पास 10 ही पैकेट दे दो, लेकिन हम कहते हैं नहीं 50 रखो। तो हाँ हाँ। उससे क्या हो जाता है कि जो कस्टमर आता है तो उसको वो प्रोडक्ट दिखता है कि इसमें है कुछ, तो उसमें से वो खरीदेगा तो एक ही पैकेट या एक दो पैकेट ही खरीदेगा। लेकिन हम 3-4 पैकेट रखते हैं ना, तो कोई कॉर्नर ने वो गुम हो जाता है प्रोडक्ट। तो बराबर। कस्टमर भी देख नहीं पाता है, फिर कोई लेता ही नहीं, और फिर दुकानदार हमें कहता है कि भाई तेरा प्रोडक्ट बिका ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा ना उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, या उसको क्या डंप कर रहे हैं दुकान के अंदर। तो उससे एक थोड़ा थोड़ा हमें एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज के डेट में मिलने लगा है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज अभी हमारे लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। नाही, खूपच चांगलं. म्हणजे जर तुम्ही जास्त माल ठेवला तर त्या दुकानदाराला पण दिसेल आणि मग तो तो विक्रायचा कस्टमर प्रयत्न पण करेल आणि कस्टमरला पण दिसेल आणि उस तरह से फिर इसका सेल भी अच्छे से बढ़ सकता है। तो इन्होंने प्रमोद सर ने एक इम्पोर्टेंट बात जो बोली कि पहला आपका अवेयरनेस बढ़ाओ। आप मार्केट में हो, लोगों को ये पता होना चाहिए, इसलिए जितना ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो उतना पहुंचो। उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे, अगर उनको पुणे में काम करना था तो पुणे के अलग अलग एग्जीबिशन में उन्होंने स्टॉल लगाया। बाद में अलग अलग जो शॉप्स है उसके बाहर थोड़ा स्टॉल, छोटा सा स्टॉल लगा के पैम्पलेट भी बांटे, कुछ टेस्ट भी लोगों को दिए। पुणे में काम करना है तो उन्होंने रिक्शा का मॉडल भी इस्तेमाल किया, रिक्शा के ऊपर भी उनका बैनर चिपका दिया तो रिक्शा भी घूम रहा है। एट द सेम टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप जो है इनका भी उपयोग किया, खुद का पेज ओपन करके फिर अलग अलग इनकी जो प्रोडक्ट्स है, इनके जो बेनिफिट्स है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इसमें से एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है, लोगों को मालूम हो जाता है कि इस तरह से कोई काम कर रहा है। पूरन मिक्स जो बहुत कम लोगों को पता है उनको ज्यादा पता चलने में इसकी हेल्प होती है, तो जिससे एक मार्केट डिमांड भी क्रिएट हो जाता है। दूसरा कि आप मार्केट पेनिट्रेट करना है, पेनिट्रेट करना है मतलब आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे दिखो, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। तो उस तरह से चीजें हमें करनी पड़ेगी। थैंक यू पानसरे सर, आपने इस तरह से प्रमोशन का भी बारे में बोला है। अभी हम में से जो भी ट्रेनीज है उनकी भी कुछ शंकाएं हो सकती है, तो एट द एंड उनके अगर कुछ क्वेरी है तो हम उसके ऊपर भी आएंगे। फिलहाल हम अभी आगे जाते हैं। ये सवाल हर एक के दिमाग में होगा कि आप प्राइस किस तरह से सेट करते हो। प्रोडक्ट प्राइस सेट करने के लिए प्रमोद सर, क्या आप हमें कुछ गाइडलाइन देंगे, या आप किस तरह से सोचते हो, या किस तरह से आपने सोचा था, क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, प्लीज आप उसके ऊपर हमें मार्गदर्शन कीजिए। प्रमोद सर। सचिन कसा है, क्या बात है, जब प्राइस सेटिंग का मतलब होता है ना, तो एक जनरल प्रिंसिपल आज के रेट में इंडस्ट्री में चल रहा है कि आपकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो लगभग 48%। मतलब अभी आसानी के लिए मैं ये कहता हूँ कि आधा काम आप एक्स फैक्ट्री में पकड़ो 50%।
और आधा आपको मार्केटिंग के लिए देना पड़ता है। मतलब जब हम एमआरपी डिसाइड करते हैं तो हम हमारा बेसिक कॉस्टिंग तो निकाल लेते हैं, जैसे हमारा मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है, वर्कर्स की कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारा फिक्स जो खर्चा है वो कितना जा रहा है, ईएमआई के पैसे कितने जा रहे हैं, ऐसा सब कुछ निकालने के बाद वो तो हमारे हो गए एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री रेट पे हमारा प्रॉफिट, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन ये सब पकड़ता है। पकड़ के तो ये एक्स फैक्ट्री हो जाता है। ट्रांसपोर्ट नहीं पकड़ते हैं, खाली टैक्स तक जो बातें आती है वो एक्स फैक्ट्री में आती है। ट्रांसपोर्ट और आगे का जो मार्केटिंग चैनल है ना, उसके लिए 50% हम डिसाइड करते हैं। मतलब समझो कि मेरा 200 ग्राम खाकरे का एक पैकेट है, उसकी एमआरपी 60 रुपए है, तो मेरा एक्स फैक्ट्री और मेरा प्रॉफिट पकड़ के 30 रुपए आता है। और बाकी के 30 रुपए में मार्केटिंग, प्रमोशन और बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है उनके मार्जिन के लिए रख देते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब जब भी हम एमआरपी डिसाइड करते हैं तो हमें 50% मार्केटिंग के लिए रखना है, 50% एक्स फैक्ट्री के लिए रखना है। तो ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है, कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब देखो, खाकरा बनाने वाले हम भी हैं और बाकी के बहुत सारे लोग हैं जो खाकरा बनाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। मतलब दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ तो 200 ग्राम का खाकरा पुणे में 60 रुपए में भी मिलता है। तो हम लोग 200 ग्राम का खाकरे की एमआरपी उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, या एक तो उससे कम रख सकते हैं, लेकिन या उतनी ही रख सकते हैं, या 1-2 रुपए इधर उधर कर सकते हैं। ज़्यादा हम चेंजेस नहीं कर सकते। ज़्यादा चेंज करेंगे तो कस्टमर अल्टीमेटली वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि कहेगा कि ये महंगा है। तो वो भी है कि मार्केट की जो प्राइस है वो भी डिपेंड करती है आपकी एमआरपी को डिसाइड करने में। अभी 60 रुपए एमआरपी में मुझे प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे प्रोडक्ट का रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है कि 60 रुपए में ही मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक जाना चाहिए। उसमें सब कुछ मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस निकलना चाहिए, मेरा ट्रांसपोर्ट, मेरा टैक्स, मेरा प्रॉफिट और मेरा मटेरियल की कॉस्ट और मेरा जो भी ये फिक्स कॉस्ट रहती है यूनिट की, ये सब कुछ निकलनी ही चाहिए। तो इसको रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट को ये करने के लिए उसके ऊपर ये करना पड़ता है। फिर जैसे हमारी मोरिंगा एनर्जी बार है, ये प्रोडक्ट अभी तक नया है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा हमने कॉस्टली रखा है। मतलब कॉस्टली रखा है मतलब क्या है, इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, कितने रुपए में कितना तैयार होता है, ये इसमें मायने नहीं रखता है। ये प्रोडक्ट की वैल्यू मायने रखती है। मतलब ये प्रोडक्ट आपको न्यूट्रिशनली कितना बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, ये सब कुछ मायने रखता है। तो इस कारण क्या है, ये जो प्राइस डिपेंड है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्ट के ऊपर है कि हम उसकी एमआरपी को कितना रखेंगे। और दूसरे भी पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि अभी देखो हम रीपैकर को दे रहे हैं, तो रीपैकर में हमारा मार्केटिंग का वगैरह कुछ एक्सपेंसेस नहीं होता है, तो उसमें हम खाली एक्स फैक्ट्री निकाल देते हैं, हमारा प्रॉफिट निकाल देते हैं, उसमें पैकिंग का भी हमारा खर्चा नहीं होता है, उसको भी माइनस कर देते हैं। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन कि आप क्या कर रहे हो और किसके साथ डील कर रहे हो, उसके ऊपर ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो इसलिए हमें ये मार्केटिंग का चैनल सबसे इम्पोर्टेंट है कि समझना है कि हम किस चैनल में काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें प्राइस को डिसाइड करना पड़ता है। तो हमारा हर एक एक्सपेंसेस जो है ना, वो हमारा वहाँ पे हमारे डायरी में या हमारा जो कंप्यूटर है या कहीं पे भी लिख के रहना चाहिए कि मेरा मटेरियल एक्सपेंसेस कितना है, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना पकड़ रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कितना है, टैक्स कितना है, मार्केटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितना देना है, रिटेलर के लिए कितना देना है, एंड कंज्यूमर को कितना देना है। तो इस हिसाब से मार्केटिंग को हम लोग प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सचिन सर। हाँ, धन्यवाद प्रमोद सर। आपने काफी अच्छी जानकारी दी है कि प्राइस सेटिंग कैसे करना है, उसी के साथ साथ कौन से प्रमोशन किस तरीके से करना है, या मार्केटिंग के लिए आप कौन सा चैनल इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आगे जाने वाले लाइसेंस की ओर। लाइसेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या कौन सी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले इस सेशन के ऊपर अगर कोई आपको सवाल हो तो आप प्रमोद सर के साथ बात कर सकते हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो वो भी बता सकते हैं।
क्योंकि लगभग 2014 से प्रमोद इस प्रोसेसिंग में काम करता है। तो अगर किसी से कुछ सवाल होते हैं तो आप हम सवाल लेते हैं पहले। हा गणेश सर, योगेश टोके बोलतोय मी. मला हे 2 क्वेश्चन आहे, एक मार्केटिंग रिलेटेड आणि एक प्राइस रिलेटेड. हाँ आवाज येतोय माझा? सॉरी आवाज हा. नाही आला व्यवस्थित. तर माझा मार्केटिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आहे की आता त्यांनी एक्झाम्पल घेतलं खाकरा आणि एक एक्झाम्पल घेतलं पुरण. तर पुरण हे प्रोडक्ट. हॅलो, हा आवाज येतोय माझा? हा सर येतोय आवाज. योगेश सर आवाज येतोय तुमचा. हो. आता ते पुरण हे प्रोडक्ट आहे ते मार्केटमध्ये टोटली न्यू आहे आणि खाकरा हे प्रोडक्ट आहे मार्केटमध्ये. त्याचे काही कॉम्पिटिटर आहे तुम्हाला. तर ह्या दोन्ही प्रोडक्टच्या मार्केटिंग मध्ये म्हणजे ऍडव्हर्टाइज मध्ये तुम्हाला काही फरक जाणवला का? की जे प्रोडक्ट एक्झिस्टिंग आहे मार्केटमध्ये त्याला कॉम्पिटिटर आहे त्याची ऍडव्हर्टाइज कशी करायची आणि जे प्रोडक्ट टोटली न्यू आहे मार्केटमध्ये त्याची ऍडव्हर्टाइज कशी करायची? प्रमोद सर. योगेश तुमचा प्रश्न अगदी प्रमोद बरोबर सर. आहे. म्हणजे हा येतोय का आवाज माझा? हा येतोय. हा प्रमोद त्यांचा प्रश्न प्रमोद त्यांचा हा बोल. हा प्रमोद योगेश सर ऐका. बोला. हा तर तुमचा प्रश्न एकदम बरोबर आहे ऍक्च्युली याच्यामध्ये की ह्या 2 गोष्टी आहेत की खाकरा हा ऑलरेडी मार्केटमध्ये एक्झिस्टिंग हिंदीमध्ये प्रोडक्ट घ्या. आहे. हिंदीमध्ये. त्यामुळे मला खाकऱ्याबद्दल लोकांना प्रमोद सर अवेअरनेस हिंदीमध्ये बोला. करावं लागेल. म्हणजे खाकरा आहे आणि मग हे करा. तर असं लोकांना सांगावं नाही लागत. तो स्टोअर मध्ये ठेवला की स्टोअर मधला जो कस्टमर आहे तो येऊन डायरेक्ट तो मागतो प्रोडक्ट म्हणजे मला खाकरे द्या. फक्त विषय आहे की वेगवेगळ्या ब्रँडचे खाकरे असतात. तो काय करतो की वेगवेगळ्या ब्रँडचे खाकरे टेस्ट करतच असतो आणि मग त्याच्यामध्ये त्याला असं वाटलं की आपला खाकरा म्हणजे वरदचा खाकरा हा मला टेस्टी लागतोय, चांगला लागतोय, कन्व्हेन्शनल आहे आणि इतरांपेक्षा त्याची क्वालिटी चांगली आहे तर तो आपला प्रोडक्ट जास्त ऍक्सेप्ट करतो. ह्या केसेसमध्ये दुकानदार काय करतात की दुकानदार पण त्या लोकांचं जे मार्जिन आहे ते चांगलं खचून मागतात म्हणजे जास्त मागतात मार्जिन. कारण की त्यांचं असं म्हणणं असतं की जे आहे शेवटी कस्टमरला विकायचंय तर त्यांच्यासाठी प्लॅटफॉर्म आम्ही आहोत. त्यामुळे दुकानदाराला असं असतं की जो दुकानदाराला जास्त मार्जिन देईल जो मॅन्युफॅक्चरर त्याचा प्रोडक्ट ते नॉर्मली ठेवतात. पण जेव्हा आपल्याला क्वालिटी पण द्यायची असते आणि समोरच्याला मार्जिन पण द्यायचं असतं तेव्हा काही गोष्टी ह्या आपल्याकडे पण ठेवाव्या लागतात. म्हणजे बऱ्याचदा असं कसं होतं आता खाकऱ्यामध्ये असं आहे की अगदी 100-120 रुपये किलोनी पण खाकरे देणारी लोक आहेत किंवा सप्लाय करणारी लोक आहेत आणि आम्ही साधारणतः 170-180 रुपये किलोने खाकरा देतो. पण त्याच्यामध्ये काही कारण असतात म्हणजे आपली क्वालिटी, आपलं पॅकेजिंग, आपल्या बाकीच्या गोष्टी अशा पण गोष्टी आहेत. आणि दुसरी एक गोष्ट जेव्हा रेग्युलर प्रोडक्ट असतो आपला त्यावेळेला रेग्युलर प्रोडक्ट मध्ये जर आपल्याला मार्केट कॅप्चर करायचं असेल तर आपल्याला रेग्युलर प्रोडक्ट्स मध्ये इनोव्हेशन करावं लागतं. म्हणजे जर आपण बघितलं ना तर जगामध्ये सगळे लोक गव्हाच्या पिठापासून खाकरा बनवतात. आम्ही पीठ रिप्लेस केलं गव्हाचं पीठ राजगिऱ्याच्या पिठानं आणि मग आम्ही तो जो खाकरा इंट्रोड्यूस केला तो उपवास खाकरा इंट्रोड्यूस केला. म्हणजे आमच्याकडे खाकराच प्रोडक्ट आहे पण आमच्यासारखं व्हॅरियंट दुसऱ्यांकडे नाहीये. त्याच्यामुळे अल्टिमेटली त्या अनुषंगाने कस्टमर आमच्याकडे येतो उपवास खाकऱ्यासाठी आणि त्याबरोबर तो बाकीचे पण फ्लेवर घेऊन जातो. त्याच्यामुळे काय होतं की थोडं इनोव्हेशन तुम्हाला प्रोडक्ट मध्ये टाकावं लागतं. दुसरी जी गोष्ट पुरण इन्स्टंट मिल्कचा विषय असा की एकदम नवीन कन्सेप्ट किंवा नवीनच प्रोडक्ट असल्यामुळे ना कस्टमरला माहितच नाही की असा प्रोडक्ट आहे. मग त्यावेळेला आपल्याला ना त्याची एक प्रोडक्ट इमेज जी आहे ती क्रिएट करावी लागते. जसं मी म्हणलं की सुरुवातीच्या काळामध्ये आत्ताच्या केसमध्ये लो कॉस्ट जर ऑप्शन कोणता असेल तर सोशल मीडियाचा म्हणजे फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप वरती जर आपण त्याचे डिजिटल पॅम्पलेट्स बनवून ते जर काय म्हणतो आपण त्याला व्हायरल करायला सुरुवात केली किंवा एक छोटे छोटे व्हिडिओ बनवून व्हायरल करायला सुरुवात केली तर अल्टिमेटली असं होणार की लोकांना त्या प्रोडक्ट बद्दल माहित होतं आणि नंतर मग त्या ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी आणि एक्झिबिशन्स अशा केसेस मधनं जावं लागतं
आणि त्यामुळे हा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये स्टेबल होण्यासाठी वेळ लागतो आणि एकदम माहीत झालं की तर रिपीट ऑर्डर येते, असं त्याच्यामध्ये आहे. याच्यामध्ये एमआरपी तुम्ही थोडीफार जास्त ठेवली तरी फरक नाही पडत. बऱ्याच वेळेला स्टोअर्स वाले जे आहेत ते प्रोडक्ट ठेवायला नको म्हणतात, कारण की लोकांना माहित नसतं आणि मग लोक परचेस करत नाही. मग अशा केसेसला बऱ्याचदा त्यांना नाही का फक्त ठेवा, डेमो म्हणून ठेवा, असं पण ऍक्टिव्हिटी कराव्या लागतात. तर दोन्ही प्रोडक्टचं मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी वेगळी आहे आणि दोन्हीमध्ये प्रॉब्लेम्स आणि अडचणी ह्या वेगवेगळ्या आहेत. ओके. ओके. अजून काही अजून एक क्वेश्चन आहे प्राइस बद्दल. एक्झाम्पल असं आहे की सपोज एक डेअरी मिल्कचं प्रोडक्ट आहे आणि ऑलरेडी ते 100 रुपयाला साईज तीच, क्वालिटी पण थोडी कमी जास्त तीच देतात आहे आणि तुमचं प्रोडक्ट आहे आणि तुम्ही पण ती प्राइस जर सेमच ठेवली 100 रुपये किंवा एमआरपी पेक्षा जास्त ठेवली त्यावेळेस, तर ते ऑब्व्हियसली खपणार नाही तुमचं. पण जर तुम्ही बरोबर. प्राइस जर खूपच कमी केली, क्वालिटी तीच, साईज तीच, पण प्राइस जर खूपच कमी केली, एक तर एकदम 50-60 रुपयाने, तर कस्टमर त्या प्रॉडक्ट वरती डाऊट घेतो का ते मार्केटमध्ये आवाज येतोय का? हा येतोय आता. हा, तर प्रमोद विषय असा आहे याच्यामध्ये बघा. प्रमोद थोडं हिंदीमध्ये बोल. हाँ, प्रमोद तो देखो हिंदीमध्ये योगेश, बोल. हाँ हिंदी में बात करता हूँ. तो योगेश कैसा है कि इसमें ना ऐसा होता है कि हमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है मार्केट कॉम्पिटिटिव रखनी है. सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ये. जो भी काम हम कर रहे हैं वो मार्केट कॉम्पिटिटिव, जो भी रेगुलर प्रोडक्ट है ना उसमें मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी है. मतलब मेरा कॉम्पिटिटर है, यदि 50 रुपए में बेचता है ना, मुझे मेरा प्रोडक्ट 50 रुपए के आसपास बेचना है. यदि मैं एक प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत कम रखता हूँ एमआरपी को, या तो क्या होता है अल्टीमेटली कस्टमर डाउट खा लेता है कि इसमें क्वालिटी में गड़बड़ है या कुछ तो ये गड़बड़ कर रहा है, इसके कारण ये इतने कम रेट में इसको बेचने को ये परवड़ रहा है. मैं प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत हाई रखता हूँ तो भी क्या होता है, कस्टमर कहता है कि इतना प्राइस देने में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये करेगा भी, इसमें कुछ अच्छा भी करेगा तो कितना करेगा, 2-4-5 रुपए का इधर उधर हो सकता है, 20-25-30 रुपए का तो एक पैकेट के अंदर ही कुछ करेगा नहीं. तो हमें मार्केट के हिसाब से जो रेगुलर प्रोडक्ट है, समझो कि मार्केट में 60 रुपए से प्रोडक्ट चल रहा है, तो हम एक तो 55 रुपए तक कम प्राइस रखना है, तो 55 रुपए तक रख सकते हैं, ज्यादा रखना है तो 65 तक रख सकते हैं. 10% की लगभग हम लोग वेरिएशन उसमें कर सकते हैं. उससे कम ज्यादा करेगा तो कस्टमर अल्टीमेटली डाउट खा लेता है और फिर उस केस में हमारी जो एक रहते ना एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है वो बिल्कुल खराब, बिल्कुल मतलब वो समाप्त ही हो जाता है इसमें. तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस ही रखनी है प्रोडक्ट की. ओके, थँक्यू. अजून काही असेल तर विचारा, म्हणजे प्रश्न. नाही माझ्या पण साईडने. हाँ, गणेश सर, और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं आप. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. माझा प्रश्न ह्या क्वेश्चन संबंधित होता की प्राइस ऍज अ कॉम्पिटिटर जे आहे त्याप्रमाणे ठेवावी, पण आपल्याला जर कमी प्राइस ठेवली तर कस्टमरला डाऊट येतो. तर मला असं म्हणायचं होतं की जर समजा आपण एमआरपी कॉम्पिटिटिव्ह नुसारच दिली, आपण एमआरपी तशी ठेवली आणि त्याच्यावर आपण जे होलसेलर किंवा जे रिटेलर आहेत त्यांना डिस्काउंट मध्ये सांगितलं तर त्याच्यावर परिणाम होईल का मग तसा आपल्या प्रोडक्ट वरती? मनोज, मला नंतर शेवटचं स्टेटमेंट तुमचं समजलं नाही ऍक्च्युली. प्रश्न असा की समजा आपण प्राइस तर कॉम्पिटिटरच्या ज्या प्राइस आहेत त्यानुसार ठेवावे लागतील, हा पण बरोबर. समजा आपण जर आपलं सेल जर वाढवायचा असेल, कस्टमर जनरली कमी किंमत असेल तर घेतात, पण कमी किमतीचा त्यांना डाऊट येतो, बरोबर ना? बरोबर. त्याच्याऐवजी आपण एमआरपी
कस्टमरला म्हणजे कॉम्पिटिटरला जे आहे त्यानुसारच MRP ठेवायची. फक्त डिस्ट्रीब्युटर किंवा रिटेलर आहेत त्यांना आपण डिस्काउंट ऑफर करून त्या प्राइस मध्ये जर विकायला सांगितलं तर डिस्काउंट मध्ये हाँ। देऊन कैसा है मनोज, कैसा है इसमें मार्केट में तो यही चलता है ना। क्या होता है एमआरपी को स्टेबल रखा जाता है और हमारा माल जो है डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर लोग रखे अपने स्टोर्स में या अपने नेट मार्केटिंग चैनल से बेचे, इसलिए उनको मार्जिन ज्यादा दिया जाता है, मार्जिन बढ़ा के दिया जाता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करता है कि मैं जैसे सेल्स रहता है कि मैं क्या करूंगा 10-15% उसमें ऑफर लगा दूंगा कि एमआरपी पे 10% ऑफ है, जैसे डीमार्ट करता है 10% ऑफ है, 20% ऑफ है। तो उससे क्या हो जाता है कि कस्टमर को लगता है कि भाई अभी सेल है, प्रोडक्ट तो अपने को वही मिल रहा है, ये 3-4 दिन में मैं नहीं खरीदूंगा तो अगले चौथे दिन मुझे इसको जो आज 55 रुपए में मिल रहा है वो 60 रुपए में खरीदना है। तो इसके लिए कस्टमर क्या करता है, जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी माल खरीद लेता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं जैसे ऑफर या सेल के तौर पे, तो महीने में या 2 महीने में एक आध एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉक पुराना हो गया है या अभी जरूरत है कि इसको बाहर निकालना है या हमारे पैसे अटके हुए हैं, उस केस में हम कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर को भी ना एक आदत लगनी चाहिए एमआरपी पे खरीदने की या इस लेवल पे खरीदने की। तो वो भी बात है। जब हम कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज्यादा मार्जिन देने की कोशिश कर भी लेते हैं, कंपटीशन क्रिएट हो जाती है हम में और हमारे कॉम्पिटिटर्स में। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को मारने के लिए उसमें लॉस पे भी बिजनेस करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, अपना खुद का जो पैसा है उसमें डाल देते हैं, पैसे को बर्न करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, फिर जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रांग है, वो आदमी उस मार्केट में सर्वाइव हो जाता है। और जो आदमी ने कर्जा लेके धंधा चालू किया है या छोटी इन्वेस्टमेंट में चालू किया है, उसका इन्वेस्टर थोड़ा सा कम पैसे वाला है, तो फिर वो आदमी तो इसमें डूब जाएगा ना। हर बार हम मार्जिन कम करने के या हमारे प्रॉफिट को कम करने की बात करेंगे, तो इसके लिए हमें भी जो भी डील करनी है ना, वो इस लेवल पे करनी है कि हमारा उसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो हम खाली देखो कि मेरा कॉम्पिटिटर 120 रुपए किलो में दे रहा है माल, तो मैं 120 में दे रहा था, मैं 115 में दे दूंगा। तो इस लेवल पे हमारा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हम डूब जाएंगे इसमें। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लॉसेस इतने बढ़ जाएंगे कि हमें सब कुछ बेच के कहीं निकल जाना पड़ेगा। मनोज, हा सर. हा हो थँक्यू सर. हॅलो, हॅलो. हा गणेश सर. हॅलो. हा, प्रश्न जर नसतील तर मग आपण पुढे लायसन वरती जाऊया. सचिन सर. तर आता आपण मार्केटिंग विषयी जाणून घेतलं. कशा पद्धतीने आपल्या हमारा जो भी कुछ हम तैयार करने वाला प्रोडक्शन है उसका मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके का हमने जानकारी ले ली। तो आज हम
उसी के साथ हमारा जो भी कुछ फूड प्रोसेसिंग में बिजनेस है उसका लाइसेंसिंग कैसे निकाला जाता है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है। तो इसके बारे में आज हम प्रमोद सर से अधिक जानकारी ले लेंगे। प्रमोद सर। येस गणेश सर, मी पण पोहोचलोय. यस, स्लाइड कोण शेअर करताय? मी केली होती इकडनं. दिसते का स्लाइड? मला दिसत नाहीये. नाही दिसत आहे, शेअर एक नाही मिनिट, झाली कोण सर कर ती. नाही आली का? करते कोणी का मी करू? हा तुम्ही करताल. माझ्याकडे नेटचा प्रॉब्लेम झाला नाही. So, झालेली शेअर झाली पहा. येस फुल स्क्रीन कराल फक्त. तर मला वाटतं की मार्केटचं जे सत्र होतं त्यातले बरेचसे प्रश्न तुम्ही विचारले असतील. सगळ्यात प्रमुख त्याच्यामध्ये ते करता येईल आपल्याला प्रश्नाची उत्तर. त्याच्या शेजारी आहे त्याला F5 दाबाल. F5. आपण सुरुवात करूया. प्रमोद सर. हाँ बोला ना सर. सर येस, आता फूड मध्ये जर बिझनेस सुरू करायचा असेल तर मग लायसन्सची गरज आणि कोणकोणत्या प्रकारचे लायसन असतात त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? सर इसमें ये है कि आपको यदि फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करना है तो हम लोगों को एक तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या लाइसेंस निकालना पड़ता है. ये जो है रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है फूड बिजनेस का, ये हमें FSSAI प्रोवाइड करता है. तो FSSAI जो है, FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो जो हर प्रकार का फूड बिजनेस है जो इंडिया में हमें करना है, इसके लिए FSSAI मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है. कंपलसरी इसका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस हम लोगों को लेना ही है. स्लाइड्स दिसत नाहीत. हाँ एक सेकंड. सर स्लाइड्स दिसत नाही. हाँ एक सेकंड. ठीक है. तो ये जो है FSSAI जो है, FSSAI हमें रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करता है और ये कंपलसरी है. कोई भी बिजनेस करो, कौन सा भी बिजनेस करो, हमें ये कंपलसरी करना पड़ता है. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. गणेश सर मी करतो शेअर. तो अभी देखो कि हम लोगों को ये जो लाइसेंसेस रहते हैं फूड लाइसेंसेस, इसके ना 3 कैटेगरीज उन लोगों ने किए हैं. पहली कैटेगरी ना रजिस्ट्रेशन की है, दूसरी है स्टेट लाइसेंसिंग की है और तीसरी जो है सेंट्रल लाइसेंसिंग की है. तो और ये सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन है. मतलब जब हम जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो FLRS मतलब फूड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस नाम से हमने डाल दिया तो हमें एक वेब पोर्टल मिल जाएगा, उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन है FLRS पे. तो 3 कैटेगरी इसलिए की है उन्होंने कि हर कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, उसके लिए वेलकम नोट है. मतलब वो अपना सीधा रजिस्ट्रेशन करेगा कि आपने धंधा बिजनेस चालू कर दिया है, आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है, 1 साल का जो टर्नओवर है 12 लाख से कम है, तो उनको 12 लाख से कम और पर डे कैपेसिटी जो है आपकी 100 kg से कम होनी चाहिए. पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 kg से कम हो और टर्नओवर आपका 12 लाख से कम हो, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन करके आप ये जो आपका काम है चालू कर सकते हो. ये सारे जो बिजनेस ऑपरेटर है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उनको उन्होंने पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर का नाम दिया है. अभी देखो कि जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है बिजनेस, तब आपको स्टेट लाइसेंसिंग के लिए जाना पड़ता है. जब आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक हो जाएगा, 12 लाख से 20 करोड़ तक का टर्नओवर हो जाएगा, तब आपको स्टेट लाइसेंसिंग में जाना है. तब तक आपको स्टेट लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है. लेकिन इसमें एक केस ऐसी है कि जैसे आप फ्लोर मिलिंग का बिजनेस करना चाहते हो, आटे का बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो छोटे स्केल का हो, बड़े स्केल का हो, उसके लिए जो लाइसेंसिंग है वो स्टेट लाइसेंसिंग ही होता है. मतलब फ्लोर बिजनेस के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग कभी नहीं निकालना पड़ता है या
रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। फ्लोर का बिजनेस करना है, आटे का बिजनेस करना है तो आपको स्टेट लाइसेंसिंग ही निकालना पड़ता है। तीसरी बात जो है सेंट्रल लाइसेंसिंग की बात है। तो सेंट्रल लाइसेंसिंग में कैसा होता है, जब आपका टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है अब, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका बिजनेस है, आप कोई एयरपोर्ट है या रेलवेज है, इसमें आपकी कुछ कैंटीन या उसके रिलेटेड कुछ फूड बिजनेस है, कुछ आप न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शनल फूड्स में डील करना चाहते हो, तो उसके लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग निकालना पड़ता है। या भी अभी बहुत सारे लोग जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको काम करने का है तो उसके लिए भी सेंट्रल लाइसेंसिंग कंपलसरी है। तो इस तरीके से टर्नओवर और कुछ कंडीशंस उन लोगों ने रखी हैं कि जिनके लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो अभी देखो कि जिस लेवल पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हम सभी को अभी बिजनेस, मतलब आप जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंस है, उन लोगों को अभी बिजनेस चालू करना है। मतलब वो पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर में आएंगे कि अपनी बिजनेस को चालू करना है और पहले देखना है कि कैसा क्या चलता है। तो उनका टर्नओवर अल्टीमेटली 12 लाख से कम हो जाएगा। तो शुरुआत जो है वो आप लोग सिंपली FSSAI रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं। तो जो पेटी फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर, मतलब जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम है और जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 केजी से 100 केजी पर डे से कम है, ये सारे पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर में आते हैं। या कोई आप होटल चालू कर रहे हो, कोई समोसा बेचने की गाड़ी चालू कर रहे हो, पानी पूरी बेचने की गाड़ी चालू कर रहे हो, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस आप जो फूड के रिलेटेड हो, कंजप्शन के रिलेटेड हो, वो चालू कर रहे हो, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखो तो ये इसमें किस तरह से करना है रजिस्ट्रेशन अगर किसी को बिजनेस ऑपरेट करना है? हाँ, वो तो मैं बता देता हूँ कि क्या है, लेकिन किसको करना है ये मैंने बता दिया। फिर इसकी ऑनलाइन प्रोसीजर होती हैं। तो आपको सीधी बात है कि आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे FLRS सर्च करना है। FLRS मतलब फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक वेब पोर्टल आता है। तो उस वेब पोर्टल में जाने के बाद आपको साइन अप करना है और आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन अप करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद उसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका फॉर्म होता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं, वो सब कुछ होते हैं। तो वो फॉर्म भरने का, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, और फिर पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट 1 साल का जो पेमेंट है, 1 साल का रजिस्ट्रेशन का पेमेंट 100 रुपीज रहता है। आपको 5 साल का करना है तो 500 रुपए रहते हैं, मैक्सिमम 5 साल का मिलता है। या 1 साल का आपको करना है तो 100 रुपीज में भी आप कर सकते हो। फिर आपको एक रिसिप्ट मिलेंगी, मतलब आपने पेमेंट कर लिया, रिसिप्ट जनरेट हो जाएंगी। तो आपका फॉर्म भर के सब कुछ तैयार हो गया, आपका पेमेंट भी गया। तो ये प्रोसीजर होने के बाद आपको वेट करना पड़ता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो कि अगले 7 दिन में 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। एक तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, या फिर आपको इंस्पेक्शन के लिए कॉल आएगा। मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो देखने का है, ऐसा वो FSO जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो कह सकता है। या आपने जो एप्लीकेशन भरा है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग रह गए आपके, कि कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिए, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए आपको कॉल आएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। यदि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या आपको ऐसा हो गया कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपको फिर जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके देने हैं उनको। या इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन छोटे बिजनेस जो होते हैं 12 लाख से कम टर्नओवर में, इसमें कोई इंस्पेक्शन अल्टीमेटली नहीं करता है। लेकिन स्टेट लाइसेंसिंग और सेंट्रल लाइसेंसिंग में कंपलसरी इंस्पेक्शन होता है। छोटे बिजनेस में इंस्पेक्शन नहीं रहता है, तो इंस्पेक्शन का अल्टीमेटली नहीं आता है। लेकिन डॉक्यूमेंट मिसिंग का आपको ये हो सकता है, कॉल आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे उनका मैसेज आता है 30 दिन के अंदर आपको ये सारे जो क्वेरीज हैं उन्होंने वो आपको फुलफिल करनी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ID कार्ड मिल जाता है, और ये मिल गया आपको, एक बार FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है कि आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। देखो उसमें क्या है, नेक्स्ट स्लाइड आएगा। यस। हाँ देखो इसमें क्या है, खाली फॉर्म भरते वक्त ना आपको कैटेगरी ऑफ फूड जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है।
तो जैसे कि आप पिकल का बिजनेस करना चाहते हो या सॉस का बिजनेस, पिकल का बिजनेस करना चाहते हो, उसकी एक कैटेगरी बनाइए। कोई आप मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो उसकी एक कैटेगरी बनाइए। कोई आप देखो कि समझो कि कोई फ्रूट जूसेस का या पल्प का या जाम जेली का बिजनेस करना है, उसकी एक अलग कैटेगरी वो खाली आपको डालनी पड़ती है। या आपको सिंपल होटल रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस है तो उसके लिए अलग कैटेगरी डाली हुई होती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान, हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि हमारा एफएसएसआई नंबर वही रहेगा। आगे जाके यदि हमको क्या करना है कि आज मैं पिकल बना रहा हूँ तो मैंने पिकल की ही ये डाली है, बराबर है, पिकल की कैटेगरी डाली है। कल मुझे ऐसा करना है कि मुझे जाम भी चालू करना है तो उसी में आपको ये करना है, उसी लाइसेंस में आपको ऐड कर सकते हैं। आपको अलग लाइसेंस निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग जो है ना मिसगाइड कर लेते हैं लोगों को कि आपको अलग लाइसेंस निकालना पड़ेगा अलग प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। लाइसेंस नंबर एक ही रहेगा, उसमें खाली कैटेगरी को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। खाली आप अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हो, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका महाराष्ट्र में है, एक कर्नाटक में है, तो वो लेकिन इस स्टेज में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन जो मिसगाइड लोगों को होता है कि आपको आज आपने पिकल चालू कर दिया, कल आपको सॉस चालू करना है तो अलग लाइसेंस निकालना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं। उसमें हम मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस का ऑप्शन आता है तो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। खाली जो चीज हमें ध्यान में रखनी है ना, कंडीशन ऑफ लाइसेंस या कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो हमें ध्यान में रखनी है। जहाँ पे भी हमारा प्रीमाइसेस है जो भी, वहाँ पे हमें जो भी लाइसेंस इशू होता है उसकी कॉपी लैमिनेटेड करके वहाँ पे लगानी पड़ती है डोमिनेंट प्लेस पे। और बेसिक हाइजीन और सैनिटरी की रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 4 जो है एफएसएसआई का, वो पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। मतलब बेसिक आपको हाइजीन रखना है, सैनिटेशन रखना है, बाकी सब चीजें जो रहती है जो उन्होंने सेक्शन 4 में दिया है वो सारी एफएसएसआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, तो वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है देखो, कि हर साल हमको एनुअल रिटर्न का फॉर्म भरना पड़ता है। यदि हम एनुअल रिटर्न का फॉर्म हर साल नहीं भरेंगे, उसकी डेट रहती है 31 अप्रैल तक हमें वो फॉर्म भरना है। तो हम एनुअल रिटर्न का फॉर्म यदि नहीं भरते हैं तो जो उसकी ड्यू डेट है उसके आगे से हर दिन हमें 100 रुपीज का फाइन है। मतलब समझो कि हमने 30 दिन इस फॉर्म को, एनुअल रिटर्न फॉर्म को डिले कर दिया, तो हमें 3,000 रुपये फीस जो है क्या होता है, 3,000 रुपये फीस हमें भरनी पड़ती है। मतलब लेट फीस या जो पेनल्टीज जो है वो पेनल्टीज भरनी पड़ती हैं। लाइसेंस तो हमें 100 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन हम ये मिसिंग करेंगे एनुअल रिटर्न फॉर्म भरने का तो हमें इतना भुर्दड़ या पेनल्टीज पड़ सकती है। तो हमें याद रखना है कि एक साल के अंदर या जो भी ड्यू डेट है उसके अंदर हमें एनुअल रिटर्न फॉर्म जो है वो भरना है। शेड्यूल 4 की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका प्रीमाइसेस जो है उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, वो वहाँ पे कोई पोल्यूटेंट या पोल्यूटेड एरिया में वो नहीं होना चाहिए। आपके पास जो वर्कर्स आते हैं उनका पर्सनल हाइजीन अच्छा होना चाहिए, मतलब वो साफ सुथरे एप्रॉन पहना हुआ चाहिए, वो हेड कैप, बाकी की जो अभी मास्क की रिक्वायरमेंट है, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। बाकी जो उनकी पर्सनल हाइजीन के जैसे नेल कटिंग का होता है, वो सारी जो रहती है, ज्वेलरी की पॉलिसी रहती है कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ज्वेलरी अलाउड नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो पर्सनल हाइजीन की वो करनी पड़ेंगी। क्लिनिक सैनिटाइजेशन का एक प्लान रहता है, मतलब हम दिन में कितने 2 बार क्लीन करेंगे, 3 बार क्लीन करेंगे, कौन से केमिकल से करेंगे, कब करेंगे, ये सारी क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की जो स्कीम है वो रहती है। वर्कर की हेल्थ पॉलिसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी आदमी बीमार है या जिसको कोई बर्न हो गई है या कोई कुछ भी, मतलब जिसको कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनको तो अलाउड नहीं करना है यूनिट में। क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीजेस का कैसा है, जैसे किसी को डिसेंट्री है और वो आदमी यदि हमारे यूनिट में काम आके करता है तो क्या हो जाता है, वो जो उसके जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया हमारे प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट से वो जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट तो कंज्यूमर खाएगा तो कंज्यूमर को भी वो प्रॉब्लम जो है या डिसीज जो है वो स्प्रेड हो सकता है। इसलिए हमें वर्कर की हेल्थ पॉलिसी को रखना है कि जो वर्कर हेल्दी नहीं है, जो बीमार है, उसको नहीं रखना है काम पे।
बाकी जो अभी छोटा बिजनेस जैसे कि पानी पूरी का बिजनेस करना चाहता है, मतलब वो वेंडर्स हो गए, कोई वड़ा पाव बेचता है, तो उनके लिए क्या है, वहां पे एक साफ सुथरा पानी होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए, जो टॉप्स रहते हैं वो एसएस के टॉप रहने चाहिए। या बहुत बार अभी पानी पूरी भेल वाले क्या करते हैं, वो अपना न्यूज़पेपर रहता है, न्यूज़पेपर में ही लोगों को भेल देते हैं। तो अभी न्यूज़पेपर अलाउड नहीं है, क्योंकि उसकी जो इंक रहती है वो इंक रिलेटेड टू द कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर रिलेटेड है, ये प्रूव हो चुका है, इसलिए वो एक्ट में ऐसा है कि आपको वो नहीं यूज करना है। तो ये शेड्यूल 4 की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये सभी जानने में थोड़ा समय लगेगा हर किसी को, लेकिन आपको वो फुलफिल ही करनी है। नहीं फुलफिल करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। यदि कोई कंप्लीट करेगा कि ये वेंडर है, इसने डस्टबिन नहीं रखा है यहाँ पे, तो FSSAI के पास अथॉरिटी है कि आपका लाइसेंस वो कैंसिल कर सकते हैं, आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। तो अभी ये लाइसेंस के बारे में आपके पास कोई भी यदि प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, मेरा ईमेल आईडी है, और उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कर सकते हो। खाली देखो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, खाली एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। तो कोई भी जो CSC वाले होते हैं, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर जो रहते हैं, उनके पास जाके आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 200-250 में FSSAI का रजिस्ट्रेशन वो लोग करवा के देते हैं। तो पहले तो आपको बिजनेस चालू करने के लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, CSC वाले के पास जाने का और उसको कहने का मेरे को सिंपल FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवा के दे दो। 200-250 में ज्यादा से ज्यादा वो करवा के दे देगा। यदि उससे ज्यादा कोई पैसा मांगता है तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको लो कॉस्ट ऑप्शन बता दूंगा। करेक्ट. धन्यवाद प्रमोद सर. तुम्ही अगदी लायसन्सची थोडक्यात आणि सोपी करून माहिती सांगितली. आणि मला सगळ्यांना एक सांगायला नक्की आवडेल कि प्रमोद पानसरे सर जो है वो FSM करके भी काम करते हैं. मतलब गवर्नमेंट ने जो एक टीम बनाई है फूड सेफ्टी मित्र करके, तो उसमें प्रमोद सर भी है, तो ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं. और दूसरी बात की अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, मार्केटिंग में है या प्रोडक्ट फाइनल करने में है या लाइसेंसिंग में है, तो उसकी भी एक कंसल्टेंसी सर्विस बहुत नॉमिनल रेट पे विज्ञान आश्रम के जो ट्रेनीज है उनको प्रोवाइड करते हैं. तो थैंक यू प्रमोद सर. तो अभी मैं बाकी ट्रेनीज को पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ क्वेरी है लाइसेंसिंग के बारे में भी, या स्टार्टिंग में हमने मार्केटिंग का देखा तो उसके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एक एक करके माइक अनम्यूट कीजिए और आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तुम्ही प्रश्न विचारा मग काही असतील तर. हा, तुमचा आवाज नाही आला, परत विचारा. हॅलो. हा बोला. हा सर, म्हटलं आम्ही लायसन प्रोसिजर साठी अप्लाय केलं होतं. आमचं लाकडी हा. घाण्याचं तेल आमचं चालू आहे. तर हा. आम्ही फसायचं रजिस्ट्रेशन केलं. त्यानंतर आमचे एक वडिलांचे मित्र आहेत फूड इन्स्पेक्टर इथे पुण्याला, भुजबळ साहेब म्हणून. हा. तर त्यांना आम्ही फोन केला. त्यानंतर ते आम्हाला म्हटले की जे तुम्ही 500 रुपये वालं रजिस्ट्रेशन जे केलंय ना, ते ते चुकीचं केलं. म्हटले की 3000 वालं रजिस्ट्रेशन करायला पाहिजे, ज्याने जो की टर्नओव्हर असतो तो एक 12 लाखाच्या वरती टर्नओव्हर गेल्यानंतर फसाई फॉर स्टेट लायसन निघतं ना. हा. हा. तर मग ते आम्हाला म्हटले की 500 रुपये वालं चुकीचं आहे, तुम्हाला फसाई फॉर स्टेट काढावं लागेल. ओके, मे बी मग ते तो जो प्रोडक्ट होता तुमचा घाण्याचा तेल, तो त्या कॅटेगरी मध्ये बसत नाहीये का, असं काहीतरी मे बी चेक करायला लागेल. प्रमोद सर मे बी काही सुचवू शकतील आपल्याला. नाही, आता कसं आहे माहितीये का, नॉर्मली काय होतं, जे रजिस्ट्रेशन कॅटेगरी आहे, ह्या रजिस्ट्रेशन कॅटेगरीमध्ये ना ह्या लोकांना कोणतेच पैसे मिळत नाहीत. म्हणजे जे ऑफिसर्स लोक आहे, कारण की याची फीस 100 रुपये आहे फक्त FSSAI ची. आता याच्यामध्ये मुद्दा असा असतो की त्या लोकांना, ते लोक लिगल तुमच्यावरती काही ऍक्शन घेऊ शकत नाही जोपर्यंत तुमचा सेल टर्नओव्हर हा 12 लाखाच्या पुढे जात नाही, बरोबर. आता ते लोक तुम्हाला म्हणू शकतात की स्टेट लायसनिंग काढू शकतात, पण जोपर्यंत तुमचा टर्नओव्हर 12 लाखाच्या पुढे जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते करण्याची गरज नाहीये.
आणि हे FSSAI ऍक्ट मध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे. FSSAIच्या ऍक्ट मध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे, तुम्ही जर पेटी फूड बिझनेस ऑपरेटरच्या डेफिनेशन मध्ये बसताय तर तुम्हाला 12 लाखाच्या पुढे 12 लाख टर्नओव्हर होईपर्यंत तुम्हाला ते करण्याची गरज नाहीये. तुम्ही बिनधास्त तुमचा व्यवसाय जो आहे तो चालू शकता. पण तुम्हाला अॅन्युअल रिटर्न भरणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या मुद्दा. तुम्हाला दरवर्षी जो अॅन्युअल रिटर्न फॉर्म असतो तो भरणं गरजेचं आहे, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवावं लागतं की मी 1 वर्षामध्ये इतकं प्रोडक्शन केलं, ह्या रेटला मी विकतोय, तर माझा टर्नओव्हर आता इतका झालेला आहे, राईट? तर त्यामध्ये जर तुम्ही दाखवलं की माझा 12 लाखाच्या पुढे अजून टर्नओव्हर गेलेला नाही, त्याच्यामुळे मी अजूनही रजिस्ट्रेशनला ऍप्लिकेबल आहे. पण जर तुमचं असं झालं की तुमचा टर्नओव्हर हा 12 लाखाच्या पुढे गेला, तर तुम्हाला 100% स्टेट लायसनिंगलाच जावं लागेल. आणि ते लीगल पण आहे. म्हणजे जर तुमचा धंदा होतोय 12-20 एक लाख रुपयाचा बिझनेस मिळतोय तुम्हाला वर्षाला, तर तुम्हाला 2-4-5 हजार रुपयाचा लायसन्स साठी फी भरणं काही अवघड नाही ना, बरोबर आहे का नाही? तेच परंतु आमचं म्हणणं होतं. तेवढं झालं तर माणूस करेल ना. जर तुमचं होतच नाही अजून, तर तुम्ही ते करण्यात काही पॉईंट नाही. आणि त्या ऑफिसरचं म्हणणं तसं असूही शकेल कदाचित, कारण ते कसं होतं, त्या लोकांचे कॉन्टॅक्ट मे बी जरा थोडे, मी सांगितलं जसं की रजिस्ट्रेशनच्या केसमध्ये कुणीच इन्स्पेक्शनला येत नाही, कारण की त्यातून काही मिळत नसतं त्यांना. आणि दुसरी गोष्ट अशी असते की ते करण्यामध्ये पण त्यांना एवढा इंटरेस्ट पण नसतो, कारण सगळे छोटे मॅन्युफॅक्चरर असतात. पण ते लोक मॅक्झिमम इन्स्पेक्शन कुणाच्या जातात, ज्यांची टर्नओव्हर मोठे असतात, म्हणजे 12 लाखापासून 20 कोटीपर्यंत किंवा 20 कोटीच्या पुढचे. मग त्यांना ते सगळं मोठ्या लेवलला विचार करणारे लोक झाले ना. पण जोपर्यंत तुम्ही अॅन्युअल रिटर्न फॉर्म फक्त करेक्ट भरा, तुमचं FSSAI रजिस्ट्रेशन करा. फूड कॅटेगरी जे आहे, त्या फूड कॅटेगरी हवं असेल तर मला फक्त व्हॉट्सअपला मेसेज करून ठेवा, मी तुम्हाला फूड कॅटेगरीचं ते पाठवून देईन. त्यात तुमची ऑइलची कॅटेगरी आहे का ते मी बघतो, आणि कॅटेगरी नंबर पण तुम्हाला म्हणजे व्हॉट्सअप आम्ही आमचं ऍक्च्युली फसाय रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे, आमचं लायसन आलेलं आहे. तर तेव्हा ते म्हणत होते की तुम्ही जे लायसन काढले ते चुकीचं आहे. तुम्ही म्हटले स्टेट साठी अप्लाय करायला हवं होतं. नाही, मी तेच तुम्हाला सांगतोय की जो माणसाने तुम्हाला सांगितलं ना चुकीचं आहे, तर त्यानं सांगितलं म्हणून ते चुकीचं नाही होत. कोणती गोष्ट कायद्यानुसार चालते ना. कायदा काय सांगतो? कायदा असं सांगतो की जोपर्यंत तुमचा टर्नओव्हर हा 12 लाख होत नाहीये, तोपर्यंत तुम्ही करू शकता. आलं का लक्षामध्ये? तुमचा टर्नओव्हर 12 लाखाच्या पुढे गेलाय का? अजूनपर्यंत चालूच नाही, म्हणजे सेलिंगला चालूच नाही केलं आम्ही, फक्त रजिस्ट्रेशन करून ठेवले. बरं, ही झाली एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तुमची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी किती आहे आता? 100 किलोपेक्षा जास्त आहे का? नाही. पर डे 100 किलोपेक्षा जास्त आहे का? 100 किलोपेक्षा जास्त नाही, 100 किलोच्या आतमध्ये येते. मग प्रश्नच नाही ना. मग स्टेट लायसनिंगचा प्रश्न नाही. दोनच कंडिशन आहे. एक तर तुमची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी 100 किलोपेक्षा जास्त नसली पाहिजे, आणि टर्नओव्हर 12 लाखापेक्षा कमी नसला पाहिजे. हा कायदा आहे, आणि यामध्ये तुम्ही बसताय, त्यामुळे तुम्ही रजिस्ट्रेशन मध्ये काम करू शकता. फक्त तुम्हाला अॅन्युअल रिटर्न फॉर्म दरवर्षी भरावा लागेल. ज्या वेळेला असं होईल की तुमची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी 100 किलोपेक्षा जादा जाईल, किंवा अॅन्युअल टर्नओव्हर हा 12 लाखापेक्षा जादा जाईल, त्यावेळेला तुम्हाला स्टेट लायसनिंगला जावं लागेल. तुम्ही आता स्टेट लायसनिंगच्या भानगडीत पडू नका. जर तुम्ही स्टेट लायसनिंगच्या भानगडीत पडला तर तुम्हाला कंडिशन ऑफ लायसन्सिंग वेगवेगळे असतात. म्हणजे कंडिशन ऑफ लायसनिंग मध्ये असं असतं की तुम्हाला एखादा क्वालिफाईड माणूस ठेवावा लागतो, त्याचा फूड टेक्नॉलॉजी किंवा असं काहीतरी झालेलं आहे, BSc, MSc, BMSc, FSMS प्लॅन ठेवावा लागतो, शेड्यूल असा डॉक्युमेंटेशन करावं लागतं. मग त्या भानगडी करायच्या का तुमचा बिझनेस सेट करायचा, असा विषय ना. बरोबर. मला वाटतं की आता ऑनलाईन पण सरांनी जी वेबसाईट किंवा जे सांगितलंय ना, तिथनं तुम्ही एकदा ते डाउनलोड पण करा की कंडिशन्स काय आहेत त्या लायसन्ससाठी. जसं आता प्रमोद पानसरे सर सांगतात ते 100 किलो पर डे तुम्ही क्रॉस करत नाही आहात ना, वर्षाचं टर्नओव्हर 12 लाखाच्या कमीच आहे ना, तर मग ह्या कंडिशन्स नक्की त्या फॉर्म मध्ये असतील, आणि तो फॉर्म मे बी त्या सरांना पाठवून मग त्यांच्याशी डिस्कस करा, आणि नक्की प्रॉब्लेम काय आहे त्यांचा शोधून घ्या. कारण अशा प्रकारच्या माल प्रॅक्टिसेस होत असतात. म्हणूनच आता गव्हर्नमेंटने काय केलं ना की फूड सेफ्टी मित्र ही संकल्पना ओपन केली, जेणेकरून हे लायसन इझिली ऍक्सेसिबल होईल जास्त लोकांना, आणि त्यांना त्यांची अडवणूक होणार नाही कुठे, त्याच्यामुळे लोक थांबणार नाहीत. तर मला वाटतं की ते एकदा डाउनलोड करून एकदा त्यांना पाठवा. यात तर कुठं तसं नाहीये, आणि तुम्ही पण चेक करा, त्यातनं मला वाटतं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. पण हेच गैरसोय होऊ नये म्हणूनच फूड सेफ्टी मित्र मे बी गव्हर्नमेंटनं सुरू केलं आहे, आणि प्रमोद पानसरे सर त्याचा एक पार्ट आहे. पण तरी पण तुम्ही एकदा ते डाउनलोड करून चेक करा. येस. अजून काही प्रश्न आहे कोणाचा? हे विचारायचं होतं. हॅलो, हा तर विचार. म्हटलं आता समजा रजिस्ट्रेशन झालंय आपलं, आणि आपण काही दिवसांनी समजा आपला
12 लाखाच्या वरती टर्नओव्हर गेला आणि आपण फसाय फॉर स्टेट साठी अप्लाय केलं, तर त्यानंतर आपला जो रजिस्ट्रेशन नंबर आहे तो चेंज होणार का लायसन नंबर आल्यानंतर, की तोच राहणार? नाही होणार. रजिस्ट्रेशन नंबर तुमचा आता एकदा तुम्हाला रजिस्ट्रेशन नंबर मिळाला तो लाईफ टाइम तुमचा तोच राहतो. तुम्हाला अच्छा. फक्त कॅटेगरी ऍड करावी लागते, म्हणजे त्याला मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस म्हणतात एक्चुअली. उसको हाँ। मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस कहते हैं, कि जिसमें आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि अभी मेरा टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा गया है, अभी मैं स्टेट के लिए अप्लाई करूंगा, और स्टेट के लिए अप्लाई करने के लिए फीस आपकी बढ़ जाती है, जो गवर्नमेंट की फीस रहती है FSSAI की वो बढ़ेंगी, और जो कंप्लायंसेस ऑफ लाइसेंसिंग रहता है, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपको FSMS प्लान, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान रखना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, एक आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा या फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, आपके लोगों को फास्टैग का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन ऑफ लाइसेंसिंग है, वो आपको उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारा, लेकिन उसमें क्या होता है वो आदमी कर सकता है क्योंकि उसका टर्नओवर भी उतना होता है। तो 20-25 लाख का आपका बिजनेस मिल रहा है साल का, तो आपको एक 20-25 हजार रुपए या 50 हजार तक आपको क्वालिटी में या लाइसेंसिंग या उसके इम्प्लीमेंटेशन में खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं ना। बरोबर. हम्म। ठीक ठीक आहे, चालेल सर. अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचा? हा सर, मला प्रश्न होता. हा, विचारा. सर, माझा प्रश्न असा होता की समजा आपण ते फसाईचं म्हणजे याचं जे फूड अँड ड्रगचं हे रजिस्ट्रेशन केलं, 500 रुपये जे भरून करावं लागतं ऑनलाईन. त्याच्यानंतर त्याचं नाव आपण पहिले वेगळं टाकलं होतं आणि आता वेगळं टाकायचं असेल तर ते आपण करू शकतो का? पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, हा जो IT रिटर्नचा फॉर्म आहे तो आपला स्वतःचा भरायचा आहे की त्या ज्या नावाने आपण ते रजिस्ट्रेशन केलं त्या नावाने भरायचं आहे? हा दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न, जर हे जर आपण म्हणजे एखादी सामाजिक संस्था म्हणून आपण हे करतोय आणि त्या संस्थेच्या माध्यमातून करायचं असेल तर ते आपल्याला रजिस्ट्रेशन ची डॉक्युमेंट जी जोडायची ते कोणती, म्हणजे पर्सनल जोडावीत की संस्थेची जोडावी? असे 3 प्रश्न आहेत सर माझे. तर आहे ना, पहिला जो प्रश्न आहे तुमचा तो त्याचं उत्तर असं आहे की जर तुम्ही हे केलेलं आहे, म्हणजे तुम्हाला नाव जर चेंज करायचं आहे तुमच्या फर्मचं, तर ते तुम्हाला मॉडिफिकेशन ऑफ लायसन्स मध्ये जावं लागेल. आणि मॉडिफिकेशन ऑफ लायसन्स मध्ये तुम्ही नाव चेंज करू शकता, म्हणजे ती काय अडचण नाहीये. दुसरी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे समजा तुमचा असा विषय आहे की तुमचं एखादी NGO आहे आणि तुम्हाला जर NGO च्या नावे लायसन्स काढायचं असेल तर तुम्हाला NGO ची डॉक्युमेंट द्यावी लागेल, ठीक आहे. पण जर तुम्ही NGO मध्ये काम करताय पण फूड लायसन्स हे तुमच्या नावे काढताय, म्हणजे तुमच्या वैयक्तिक नावे काढताय, तर मग तुम्हाला ज्या माणसाच्या नावे आपण फूड लायसन्स काढणार आहोत, मग NGO च्या नावे काढलं तर NGO ची डॉक्युमेंट द्यावी लागेल, इंडिव्हिज्युअल माणसाच्या नावे काढलं तर इंडिव्हिज्युअलची डॉक्युमेंट द्यावे लागतील. तर अशा 2 गोष्टी आहे. अजून एक प्रश्न काय होता? IT रिटर्न्स जे आहे तर ते IT रिटर्न्स तुम्हाला बिझनेसचं द्यावं लागतं ना, म्हणजे टर्नओव्हर तुम्ही जे काही प्रोडक्ट विकता, ज्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करता किंवा तुम्ही काय सेलिंग करता, त्याचं तुम्हाला हे द्यावं लागतं, त्याचा रिटर्न फॉर्म तो भरावा लागतो. प्रश्न असा होता सर की वैयक्तिक इन्कमचा काय संबंध नाही त्याच्याशी. नाही, ऍक्च्युली मी एक छोटी माझी सामाजिक संस्था आहे आणि त्याच्या माध्यमातूनच मी हनी जे आहे, वाईल्ड हनी, त्याचं करतेय. पण ज्याचे जे पैसे आहेत येणारे ते सगळे त्या संस्थेच्या अकाउंट मध्येच जात आहेत, म्हणजे बिल पण आपण संस्थेच्या नावानेच देतोय. तर म्हणजे त्याचं काय, त्याच अकाउंटचा आपल्याला IT रिटर्न्स हे करावं लागेल का, म्हणजे स्टेटमेंट वगैरे द्यावं लागेल का? IT रिटर्न नाही द्यावं लागत, त्याच्यामध्ये तुमचं प्रोडक्शन किती झालं त्याचा एक फॉर्मॅट आहे ऍक्च्युअली बरं का रिटर्न फॉर्मचा. तर तो तुम्हाला रिटर्न फॉर्मचा फॉर्म ऑनलाईन पण मिळेल, नाही मिळाला तर मग मला व्हॉट्सअपला विचारा, मी सर्च करून तुम्हाला देईल तो. तर त्याच्यामध्ये ना किती प्रोडक्शन झालं तुमचं, म्हणजे तुम्ही समजा हनी विकताय तर इट्स ओके, हनी विकताय. समजा तुम्ही वर्षामध्ये समजा 1 टन हनी विकलं, किती रुपयाने विकलं, समजा 200 रुपयाने विकलं, तर 1 टन इंटू 200 रुपये काय तुमचा टर्नओव्हर असेल तो असेल. मग त्याच्यामध्ये समजा असं दिसतंय की हा टर्नओव्हर 12 लाखाच्या आत आहे, तर मग तुम्हाला काही पुढे करण्याची गरज नाहीये. शेवटी मुद्दा एक बेसिक कन्सेप्ट फक्त लक्षात घ्या याच्यामध्ये,
FSSAI इज वर्किंग फॉर द फूड सेफ्टी. फूड सेफ्टीसाठी काम करतं. म्हणजे फूड सेफ्टीचा विषय काय येतो, जेव्हा तुमचा टर्नओव्हर कमी असतो, म्हणजे तुम्ही कमी लोकांपर्यंत प्रोडक्ट विकताय, त्यामुळे जरी त्यातून काही हजार्ड झाला तरी तो कमी लोकांना अफेक्ट होणार आहे. पण जेव्हा तुमचा बिझनेस वाढतो, याचा अर्थ असा होतो की जास्त लोकांना तुमचा प्रोडक्ट जातो. मग त्यातून जर काही हजार्ड झाला, काही धोका झाला किंवा काही पण पॉइझन वगैरे झालं तर जास्त लोक अफेक्ट होऊ शकतात. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये फक्त मुद्दा असा आहे की तुमचा टर्नओव्हर त्या हानीच्या बिझनेसचा द्यायचा, की जेवढं माझा हानी आहे ते. बाकी अकाउंटिंग तुमचं जरी याच्या नावे झालं तर तुमची हानीच्या नावाची बिलं तर वेगळीच असणार आहेत ना शेवटी. जर तुम्हाला उद्या क्रॉस चेक कोणी करायला आलंच तरचा विषय. पण त्याचा फॉर्मॅट आहे एक हे करण्याचा, तो फॉर्म भरण्याचा एक फॉर्मॅट आहे. तो फॉर्मॅट तुम्ही ऑनलाईन शोधू शकता किंवा जर तुम्हाला नाहीच मिळाला इन केस तर मग मला फक्त विचारा व्हॉट्सअपला, मी तुम्हाला पाठवून देईल 1-2 दिवसात. बरं. नियमानुसार मग सर म्हणजे म्हणजे हे जे समजा म्हणजे संस्थेच्या अकाउंटला किंवा याला काही इफेक्ट करत नाही ना ह्या सगळ्या गोष्टी? नाही, पैशाचं की शेवटी पैसा तुम्ही वापरणार आहे ना, पैसा थोडा गव्हर्नमेंटला वापरायचा आहे. तुमचं FSSAI रजिस्ट्रेशन कुणाच्या नावे आहे? संस्थेच्या नावे आहे ना. हो. हा, मग पैसा संस्थेच्याच अकाउंटला जाणार ना अल्टिमेटली. पॅन कार्ड वगैरे मी माझंच टाकलं आहे त्याला. पॅन कार्ड वगैरे माझंच लावलेलं आहे. संस्थेची ऑथोराइज पर्सन तुम्ही असणार ना. हो. सायनिंग अथॉरिटी तुमच्याकडे असणार. ओके. हा, मग काय प्रॉब्लेम येतो. म्हणजे संस्थेची जी बॉडी असते त्या बॉडीने एक मेमोरॅन्डम जे असतं ते दिलेलं असणार ना तुम्हाला, की हा व्यवसाय किंवा हा सेगमेंट बघण्यासाठी संबंधित व्यक्ती रिस्पॉन्सिबल आहे आणि आमची जी डायरेक्टर बॉडी आहे यांची याला काही हरकत नाहीये. आणि मग त्यासाठी मग तुम्ही त्या संस्थेच्या वतीने तुम्ही त्याचे लीगल व्यक्ती झालात. लीगल व्यक्ती झाल्यानंतर सगळं तुमचं लायसन्स वगैरे संस्थेच्या नावे आहे म्हटल्यानंतर जो पैसा येणार जाणार तो संस्थेच्या अकाउंट मधून जाणार, तर त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. संस्थेच्या अकाउंट मध्ये इतर मार्गांनी पण पैसे येणार आहे, पण त्यातल्या पुढच्या मार्गाने किती बिझनेस आला ते बिलिंग वरनं समजणार. पण बिलिंग वगैरे क्रॉस चेक करतील नाही करतील तो नंतरचा विषय झाला. पण तुमचं एक वेगळं अकाउंट असतंच ना प्रत्येक हानीसाठीचं वेगळं. मग तुम्ही काय तिथं एज्युकेशन देताय त्याच्यासाठी इतके पैसे आले, हानीमधनं इतके आले, याच्यामधनं इतके आले, याच्यामधनं आले, मग हानीमधनं किती आले तेवढेच आपल्याला रिटर्न भरायचं आहे बस. म्हणजे फूड साठी FSSAI साठी. याचं मग वेगळं अकाउंट ठेवावं लागेल. मी वेगळं अकाउंट नाही काढलं, एकाच अकाउंटला सगळं माझं. नाही, तुम्हाला याची एंट्री तर प्रोडक्ट वाईज वेगवेगळी करावी लागणार ना. म्हणजे हानीमधनं किती आलं किंवा तुमचा हानीचं प्रोडक्शन किती झालं, प्रोडक्शन किती झालं, सेल किती झालं, स्टॉक किती आहे, डिस्कार्ड किती केलं, हे सगळं तुम्हाला ठेवावंच लागेल ना शेवटी. नाहीतर मग सगळ्या पैशाचा असा गोंधळ होणार की तुम्हाला पैसा तर भरपूर आला पण अल्टिमेटली तुम्हाला शेवटी असं दिसेल अरे लॉस झाला. मग लॉस नक्की कशातून झाला हे समजणारच नाही ना. बरोबर. टॅलीची एंट्री वगैरे करतो आपण, एक्सेल शीट पण अपडेट करतो रेग्युलर. डॉक्युमेंटेशन प्रॉपर पाहिजे ह्या केस मध्ये. थँक्यू सर. तुम्ही जे मत ते एक चांगलं आहे की नवीन जर वेगळं अकाउंट काढलं जे की संस्थांना काढता येतं तर मे बी ते बँकेच्या ट्रान्झॅक्शन्स पण वेगळ्या राहतील आणि सीएचं तुमचं काम सोपं होईल. आणि ही गोष्ट चांगली आहे की तुम्ही टॅली किंवा बाकी एक्सेल मध्ये त्याचं डॉक्युमेंटेशन ठेवता. चालेल. अजून कोणाला 1-2 प्रश्न आहेत का? कारण आता उशीर पण झालाय आणि सेशन महत्वाचं होतं म्हणून प्रश्न उत्तर आपण त्याच्यावर वेळ देतोय. तर अजून प्रश्न असतील तर विचारा. हॅलो सर. हा, विचारा. हॅलो, ब्रँड रजिस्ट्रेशनच्या बद्दल काहीतरी सांगा ना. कारण काय होतं बऱ्याच वेळा आपण नाव ठेवतो नंतर कळतं की हे कोणाचं तरी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. हॅलो, ब्रँड रजिस्ट्रेशन बद्दल काहीतरी सांगा. कारण कसं होतं बऱ्याच वेळा आपण सुरुवात करतो आणि एखादं नाव ठेवतो कृष्णा, नंतर कळतं की हे कुणाचं तरी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. त्याच्याबद्दल कशी माहिती घेता येईल? नाही, बरं का, याच्यामध्ये कसं आहे की ब्रँड रजिस्ट्रेशन तुम्हाला जे आहे ते रजिस्टर करून घ्यावं लागतं. त्याचे काहीतरी फीज आणि बाकीच्या गोष्टी आहे. त्याचं एक वेगळं ऑफिस आहे रजिस्ट्रेशनचं. ते पण तुम्हाला आता सगळेच ऍप्लिकेशन वगैरे ऑनलाईन फॉर्म भरता येतात आणि त्यांची काही फीज वगैरे असतील. मग ते काय करतात, तुम्हाला तुमचं नाव त्यांना द्यावं लागतं की मला समजा कृष्णा नाव ठेवायचं आहे. तर मग कृष्णा नाव तुम्ही त्यांना दिलं की काय होतं की कृष्णा नाव दिल्यानंतर ते लोक बघतात की कृष्णा ह्या नावाचं ब्रँड रजिस्ट्रेशन आणखीन कोणत्या लोकांचं आहे का. जर असेल तर ते सांगतात की नाही तुम्हाला हे नाव घेता नाही येणार. जसं आपण ईमेल आयडी कसं जनरेट करताना करतो तसा प्रकार येतो.
आणि मग मग आपण त्यात काहीतरी मॉडिफिकेशन करून कृष्णा काय राधाकृष्णा किंवा असं काहीतरी कृष्ण असं काहीतरी करून म्हणजे थोडंसं हे करून किंवा वेगळं नाव असं मग जे त्यांच्याकडे अवेलेबल असेल ते आपण घेऊ शकतो. पण याचं पण आहे ना, याचं लिगल डॉक्युमेंट लागतं रजिस्ट्रेशनचं. आणि जर तुमच्याकडे ते असेल तरच तुम्ही ते कृष्णाच्या नावे आर असं लिहू शकता. बरीच लोक असं म्हणू शकतात की मी कृष्णा टाकले, तू कसं कृष्णा टाकलं. पण जर त्याने ते रजिस्ट्रेशन केलेलं नसेल, त्याच्या तिथं आर हे सिम्बॉल नसेल आणि नुसतं सिम्बॉल असून उपयोग नाही, त्याचा त्याच्याकडे लिगल डॉक्युमेंट नसेल तर तो ते वापरू शकत नाही. आलं का लक्षामध्ये? त्याच्यामुळे तुम्ही ते जी ब्रँड रजिस्ट्रेशनचं जे हे आहे पोर्टल आहे किंवा त्याचं जे संबंधित ऑफिस आहे तिथून ते रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं. त्याची एक वेगळी फीज किंवा एक वेगळं डॉक्युमेंट असतं, ते तुमच्याकडे असल्यामुळे तुम्हाला काही टेन्शन नाही ब्रँडसाठीचं. मग तुमचा ब्रँड कायमस्वरूपी तो एक राहू शकतो, असं आहे ते. किंवा दुसरा माणूस त्या ब्रँडची कॉपी नाही करू शकत. करेक्ट. त्याला मग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन म्हणतात की काय काय नावानं ओळखलं जातं प्रमोद सर? ते ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन असतं ते. ट्रेडमार्क. ओके. हो, त्या नावाने तुम्ही ट्रेडिंग करताय. म्हणजे आता तुमचं जे कंपनीचं नाव आहे ना ते पण तुम्ही रजिस्टर करू शकता आणि ब्रँड नेम पण रजिस्टर, दोन्ही पण गोष्टी रजिस्टर करायच्या असेल तुम्हाला करू शकता. म्हणजे त्या नावाने कोण कंपनी, कसं होतं कधी कधी त्याच सेम नावाने कंपनी चालू करून लोक फ्रॉड पण करतात. म्हणजे समजा माझं श्रीनाथ फूड आहे तर मग दुसरं श्रीनाथ फूडने चालू करायचं आणि मग ते तसंच सगळं कॉपी करायचं, असं पण फ्रॉड होतात. किंवा ब्रँड नेम सेम ठेवायचा, त्याचे पण फ्रॉड होतात. मग ते डिपेंड ऑन आहे की तुमचा बिझनेस स्केल अप तुम्हाला कोणत्या लेवल पर्यंत न्यायचा आहे, त्या वेळेला तुम्ही तसं करू शकता. दोन्हीचं पण रजिस्ट्रेशन केलेलं कधी पण चांगलं. म्हणजे ज्याचा बिझनेस मोठा होणार आहे, ज्याला असं वाटतं की आपला कुठेतरी करोडोंमध्ये टर्नओव्हर जाणार आहे किंवा मी नेणार आहे तेवढा टर्नओव्हर, तर त्याने 100% तसं करायला पाहिजे. करेक्ट. हा एक महत्वाचा प्रश्न होता. फक्त आता प्रत्येकाला त्यांच्या लेवलला ठरवायला लागेल की ब्रँड नेम आता हे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सुरुवातीला करायचं की थोडे दिवस आपण नंतर करायचं. हा वेळेचा प्रश्न असेल, पण चांगला प्रश्न होता. सर, पण हे नाव कुणाचं आहे का ऑनलाईन चेक करू शकतो? कारण कसं आहे, समजा आपण एखाद्या नाव वापरलं तर ती कंपनी आपल्याला त्रास देऊ शकते सुरुवातीला. पण म्हणजे आपण लहान आहे का मोठं हा विचार होत नाही. हॅलो, तर ऑनलाईन चेक करू शकतो ना आपण? कारण कसं आहे, आपण कुणाचंही नाव एखाद्या मोठ्या कंपनीचं टाकलं गेलं आपल्याकडून तर ते चुकीचं आहे. समजा कृष्णा पिकल्स, आता कृष्णा पिकल्स आपण भगवान देवाचं नाव म्हणून टाकू शकतो, पण काय होतं त्यांचं रजिस्ट्रेशन असतं ते आपण चेक करू शकतो का आधी? नाही करता येईल. हो. आता जे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जी लोक करतात ना त्यांची ती वेगळी सिस्टम असते ती सर्चिंगची, है ना. जसं म्हणजे हे असतं ना की तुम्ही जर एखादी प्रॉपर्टी घेताय तर ती प्रॉपर्टी कोणाच्या नाव आहे ते वेगळं वकिलांच्या मार्फत ते सर्चिंग चालू होतं. प्रॉपर्टी क्लिअर आहे ना. तसं आता हे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशनचं वेगळं सिस्टम असेल तर ते कन्सल्टंट कोण आहे आपण बघू शकतो आणि त्यांच्याकडनं आपण ती मदत मिळवू शकतो की या नावानं आम्ही सुरू करतोय, कोणाचं नाही आहे ना बाबा, हे बघायला लागेल आपल्याला. करता येईल, हरकत नाही. पण दुसरी गोष्ट अशी पण आहे बरं का की जेव्हा एकदम तुम्ही इनिशियल फेजला असता स्टार्टिंगला तेव्हा मग तो सगळा खर्च करायचा का नाही आपण कॉल घेऊया, प्रत्येकाचं घ्यायला हरकत नाहीये. पण प्रश्न बरोबर आहे हा. आणि मग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोण समजून सांगेल किंवा मग कोणाकडे आम्हाला कन्फर्म करता येईल, असे काही प्रश्न असतील तर मग महेंद्र सावंत सरांना तुम्ही ग्रुपवरती विचारू शकता. आम्ही योग्य त्या व्यक्तीला चा नंबर किंवा ते कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आम्ही तुम्हाला देऊ. येस, अजून काय प्रश्न आहे कोणाचा? शेवटचा आपण एक प्रश्न घेऊया आता आणि नंतर तुम्ही प्रमोद सरांशी बोलू शकता कारण त्यांनी नंबर शेअर केलेला आहे स्क्रीनवरती आणि महेंद्र सावंत सरांनी व्हॉट्सअपच्या ग्रुपला सुद्धा आपला नंबर टाकलाय प्रमोद सरांचा. पण आता शेवटचा आपण प्रश्न घेऊ आणि थांबूया. गुड आफ्टरनून सर. यस, गुड आफ्टरनून. सर, मुझे ये जानना है कि अगर सपोज घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे होममेड चॉकलेट्स है, होममेड पिकल्स है, तो उसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? यस, ये भी एक अच्छा सवाल है प्रमोद सर. हाँ, लाइसेंस तो लेना पड़ेगा आपको. घर से भी चालू करना है बिजनेस तो भी आपको ये सिंपल जो FSSAI का रजिस्ट्रेशन है ना वो करना ही पड़ेगा. ओके, थँक यू. चालेल, आपण खरं तर थांबायला हरकत नाहीये. तुम्ही नंतर आम्हालाही कॉल करू शकता किंवा प्रमोद सरांनाही करू शकता. तर प्रमोद सर, खास करून तुमचे आभार, तुम्ही आमच्या सर्वांसाठी वेळ काढला
आणि तुम्ही आता प्रॅक्टिकली जे अनुभवताय किंवा तुम्ही त्या फेज मधनं गेलाय त्याची चांगली माहिती आहे आम्हाला तुम्ही आम्हाला सोप्या शब्दात सांगितली. त्याबद्दल आम्ही तुमचे मनःपूर्वक आभारी आहोत आणि तुमच्याकडनं नक्कीच आम्हाला मदत मिळेल जेव्हा जेव्हा लागेल याची आम्ही आशा करतो. गणेश सर तुमचे आभार. तुम्ही अत्यंत चांगल्या प्रकारे माहिती सांगितली आणि बाकी सगळे तुम्ही वेळ काढला, थोडा वेळ एक्सटेंड झाला पण महत्वाचा टॉपिक होता त्यामुळे तुम्ही सगळे ऑनलाईन आहात. त्याबद्दल तुमचे आभार आणि पुढचं सत्र मला वाटतं उद्या आहे. आणि ड्राइंग Yes. वाला है कल सेशन आपला. सावंत सर सांगता का मग सत्राच्या डिटेल्स उद्याच्या? हाँ सर, अपना जो कल का सेशन होने वाला है वो एक्चुअली ड्राइंग के ऊपर होने वाला है। तो ड्राइंग प्रोसेस क्या है और उसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो उसके बारे में हमारे रंजीत सर जो है कैंपस विज्ञान आश्रम के डिप्टी डायरेक्टर, तो वो हमको गाइड करने वाले। कल अपना सेशन है 9:45 को ही, इसी टाइम पे अपना 9:45 बजे। करेक्ट। सबके लिए एक सूचना थी, बस आपने आपका प्रोडक्ट फाइनल किया है ना, एक बार कंफर्म कीजिए, अदरवाइज आपके जो भी मेंटर्स है उनसे आज बात करके वो कंफर्म कीजिए ताकि आपसे आगे फिर आपका रजिस्ट्रेशन है या बाकी सारी चीजें है उसके ऊपर हमें डीपली काम करना है और आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लाइन में आगे जाना है। तो बस आप आपका प्रोडक्ट आज फाइनल कीजिए अगर किसी का नहीं हुआ है तो। येस, तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद आणि मग आता आपण थांबूया। उद्या भेटूया परत 9:15 वाजता सकाळी। थँक्यू सर. या थँक्यू.